यस प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इन द प्रीवियस पार्ट हम लोगों का टॉपिक जो बेसिकली स्टार्ट हुआ दैट इज चैप्टर नंबर 8। ऑलरेडी हम दो लेक्चर्स अपने लॉ के स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वाले में तो जस्ट इंट्रो पार्ट मैंने सिलेबस को इंट्रोड्यूस करा एंड वे ऑफ रीडिंग, कैसे आप लोग मतलब लॉ पढ़ेंगे, उन चीजों में हम लोगों ने क्या करी, डीलिंग करी। बट नाउ लास्ट लेक्चर हम अपना ऑफिशियली कंटेंट शुरू कर चुके थे, जिसमें आपने सबसे पहला सेक्शन जो स्टार्ट करा है दैट इज 123। दिस टॉपिक चैप्टर नंबर 8 जस्ट कंटेन ओनली 5 सेक्शंस। यहां पे आपको सिर्फ 5 सेक्शंस पढ़ने को मिलेंगे, 123 से लेके 127। 123 जो कि कंडीशंस के बारे में बताता है। कल हमने कुछ रैंडमली कंडीशंस भी रीड आउट करी सेक्शन वाइज। सबसे पहले कंडीशन में तो क्या लिखा हुआ है, सोर्सेस, कि डिविडेंड आपका बेसिकली कहां से दिया जाएगा, डिविडेंड को पे आउट करने के लिए क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हमने सोर्सेज कितने पढ़े जी, दो। नंबर वन इज प्रॉफिट्स, नंबर टू इज मनी प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा, सीजी और एसजी, इन परसुआंस ऑफ गारंटी गिवन बाय, अगर उन्होंने गारंटी करी होगी तो। जैसे एग्जांपल मैंने गवर्नमेंट कंपनी की ली थी तो। नहीं अदरवाइज अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्राइम सोर्स, प्राइम सोर्स इज प्रॉफिट्स। एंड प्रॉफिट्स में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉफिट्स कितने तरह के होते हैं जी, तो एक करंट ईयर, एक पास्ट। जितने भी आपके प्रीवियस के पढ़े होंगे सर आप उसमें से यूज कर लो, या फिर वर्ड था बोथ, कुछ करंट ईयर में से कुछ, लाइक केस हमने कल ही पढ़ा, इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्या है, इनएडिक्वेट, तो आपने कुछ करंट अमाउंट्स यूज कर ली एंड कुछ आपने रिमेनिंग जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड थे पुराने वाले में से यूज कर लिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट यहां पे सबसे बढ़िया पॉइंट जो बनता था दैट इज मैनर ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स, जिसपे आई थिंक सो अभी तक हमारा न्यूमेरिकल तो नहीं, जस्ट हमने ऑरली डिस्कस किया था। सर हम आपके प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, जो प्रॉफिट्स आपने निकाल के दे दिए हमें क्या पता मतलब उसमें कहीं रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हो, या किसी तरह के नोशनल गेन्स या अनरियलाइज्ड गेन्स पड़े हो, हम उनको टेकअप नहीं करते। हम प्योरली रियलाइज्ड गेन्स को टेकअप करते हैं जो एक्चुअली में कंपनी ने कमाए। तो कृपा करके अगर प्रॉफिट एंड लॉस में तुमने ऐसी कोई इनकम प्लस करी हुई है तो उसको सर बाहर निकालो, उसको एक्सक्लूड करो। और सेकंड थिंग, डेप्रिसिएशन मस्ट भी क्या होनी चाहिए, प्रोवाइडेड। और डेप्रिसिएशन के बारे में कंपनीज एक्ट कहता, सेक्शन कहता, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा ही स्केड्यूल 2 वो बताएगा सर कि कंपनीज एक्ट के मुताबिक टू डेप्रिसिएशन कैसी डलनी चाहिए। क्लियर। देन आफ्टर दैट वर्ड आपके पास आया, कहता सर ऐसा भी नहीं, देखो कि आप प्रीवियस ईयर लॉसेस में थे, आज ताजा ताजा तुम किस में आए हो, प्रॉफिट्स में आए हो, और आते ही पर्टिकुलरली आपने डिविडेंड बांटने शुरू कर दिए। बांटो, आज सुख की घड़ी आई है तो अपन ये थोड़ी कहेंगे कि मनाओ मत, पर जब तक तुम्हारे पास्ट ईयर के लॉसेस, पास्ट ईयर की अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जब तक सेट ऑफ नहीं होती, आप करंट ईयर के प्रॉफिट में से एक सिंगल रुपया भी डिविडेंड नहीं पाते। क्लियर। और इसके बाद ही हमने एक छोटा सा टॉपिक इसके ऊपर ही पढ़ा था सर, जो पहले प्रोविजन हुआ करती थी, एक छोटा सा क्वेश्चन। और इस बुक में जितना भी कंटेंट तुम पढ़ोगे, काफी पास्ट ईयर क्वेश्चन तो ना कंसेप्ट के साथ ही मिलेंगे। मतलब अपन ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्वेश्चन की कवरेज करने जा रहे हैं, एक तो बुक में से, देन मेरा लास्ट लेक्चर, हर लास्ट लेक्चर जो भी टॉपिक का होगा दैट विल बी फ्रॉम द मॉड्यूल। वो कहां से होगा, फ्रॉम द मॉड्यूल, उसको भी इग्नोर नहीं करना। लास्ट लेक्चर जैसे बुक में से हमने पहले पढ़ा, द लास्ट लेक्चर विल बी कहां से होगा, फ्रॉम द मॉड्यूल, कि ताकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं गिवन। और इवन अगर आप ये बुकलेट देखो जो मैंने आपको प्रोवाइड करी है, काफी सीनियर टीचर हैं जिनकी ये बुक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिनको मैं इतने साल से फॉलो कर रहा हूँ रिगार्डिंग दैट। हमने भी इनकी बुक्स फॉलो करी हैं। सी एस मुनीश भंडारी सर, दिल्ली के टीचर हैं, अब तो काफी एक्सट्रीम लेवल, अब तो पढ़ाना ही छोड़ चुके। इवन बुक्स भी बस माड़ी मोटी पब्लिश कर देते हैं। इतने साल हो गए टीचिंग यार, 25-30 साल से ऊपर पढ़ा चुके वो अल्टीमेटली। ये मान लो हमारे टाइम में काइंड ऑफ मेरी इंटर इंटर पर्टिकुलरली 2014 की थी, एंड आप 2025 में बैठे हैं, समझना पॉइंट। उससे भी पहले पुराने, मतलब मेरे सीनियर्स भी कितने होंगे, सब इनके पास ही पढ़े हुए हैं। और इनकी खासियत है सर इस बुक को लेकर, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से प्रोविजन की प्रेजेंटेशन। आप मोस्टली देखो ना, हर चीज उन्होंने पॉइंट वाइज दी हुई है। अगर यही मॉड्यूल पढ़ो, मॉड्यूल चलता है पैरा वाइज, उल्टा सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन क्या होती है, पॉइंट वाइज, कि एक एक लाइन पढ़ो, प्रोविजन क्लियर करो। बट हम मॉड्यूल पे रिस्क नहीं लेंगे,
लास्ट लेक्चर विल बी फ्रॉम द, कहां से हुआ करेगा, फ्रॉम द मॉड्यूल। और इवन ये बुकलेट आप हर चैप्टर के बाद देखो, एक लीफलेट मैंने एक्स्ट्रा डाली हुई है, एक ब्लैंक पेज मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। वट एवर यू फाउंड इन द मॉड्यूल, वट एवर यू फाउंड इन द स्कैनर, जहां से भी तुमने क्वेश्चन करे पर्टिकुलरली मेरे साथ, वट एवर बी द थिंग, जो भी तुम्हें कुछ नया लगा, हिट मारने वाला क्वेश्चन लगा, कोई अच्छा पॉइंट लगा, नोट ऑन दैट। एंड इवन मैं लॉ के लिए वैसे कॉपी कोई प्रिस्क्राइब नहीं करता होता, आज तक नहीं करी, बट अगर कोई पर्सन अपने आप में ये समझता है कि सर मेरा लॉ में थोड़ा सा वीकनेस है, या मैं वोकेबलरी थोड़ा लेट समझ पाता हूँ, या मुझे राइटिंग स्किल्स में दिक्कत है, देन डू राइटिंग प्रैक्टिस। अपना लॉ का एक रजिस्टर लगा लीजिए, डेली उसके ऊपर 15-20 मिनट कुछ ना कुछ लिखो। दैट मीन्स आपने ये पढ़ा, घर पे जाके रिवाइज करा, चाहे आपने कल 3 कंडीशंस ही पढ़ी, 3 कंडीशंस ही राइटिंग में लिख के देखा। एंड बाय गॉड ग्रेस कुछ बच्चे ऐसे होते भी हैं, एक बार पढ़ा, ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी राइटिंग स्किल्स वैसी आ रही हैं, देन अच्छी बात, अब कंसेप्ट और बढ़िया करो। बट जो कुछ भी लिखना है मेरी ओर से, बुक पे ही लिखो, इस पे ही मेंशन करो, जो फाउंडेशन में अपनी थियोरी चलती थी इसी पे कर। मेरे पास दो चीजें नहीं ना होनी चाहिए पेपर के टाइम पे, कि एक उधर से पढ़ना है एक इधर से पढ़ना है, एक ही जगह से पढ़ना है, इसी पे लिख जो लिखना है। समझे पॉइंट? एंड कल हमारी एक प्रोविजन आ रही थी बीच में, ट्रांसफर टू किसको लेकर सर, रिजर्व। ये ना पुराना कॉन्सेप्ट उठाया गया है 1956 में से। पहले मैंडेशन होती थी, पुराने एक्ट में मैंडेशन हुआ करती थी कि बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ डिविडेंड, कुछ ना कुछ अमाउंट परसेंटेज भी गिवन होती थी, कि आपको वो सरप्लस में से निकाल के रिजर्व में ट्रांसफर करना जरूरी होता था। आज की डेट में 2013 ने कंपनीज एक्ट ने इस चीज को क्या कर दिया बाहर, कहते सर हमारे अकॉर्डिंग कोई मैंडेशन नहीं। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कोई मैंडेशन नहीं, करो या ना करो। और दूसरा, अगर करोगे भी, अगर आपकी मर्जी, अगर करोगे भी, उसकी क्या परसेंटेज आपने करनी है वो भी आपकी इच्छा। मतलब पहला पॉइंट, मैं अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछूंगी, ये भी क्वेश्चन मिलेगा मॉड्यूल में एक, इसके बाद ही मिलेगा, कि क्या सर ट्रांसफर टू रिजर्व करने से मैंडेटरी और ऑप्शनल, ऑप्शनल ये तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ लॉ में। यू हैव टू जस्ट स्टिक टू द वर्ड्स, कि मैंने क्या पढ़ा है, लॉ में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ने क्या कहा है, वो बार बार तुम्हें प्रोवोक करेगा, हर चीज के लिए प्रोवोक करेगा एग्जामिनर। मतलब क्वेश्चन ही ऐसा लेकर आएगा कि वो तुमसे गलत कहलवाना चाहेगा। आप अपने कंसेप्ट पे रहो, सर मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, और जो मैंने सेक्शन में ऐसा सुना ही नहीं है मैं कैसे कह दूंगा। आप अपने कंसेप्ट पे रहिए। अब नेक्स्ट वन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो कल अपन ने करा, जिसमें वर्ड आपका क्या निकला कि सर आपने लास्ट अभी कहा था कि आप पुराने प्रॉफिट्स भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, किस पर्पस के लिए, डिविडेंड को बांटने के लिए। बट क्या पुराने रिजर्व्स को यूज करना मतलब जितने भी रिजर्व, जितना भी यूज करूं, नहीं। कहते वहां पे मैंने हौसला जरूर दिया था कि हाँ ठीक है तुम पुराने रिजर्व में से पैसा निकालकर यूज कर लेना, बट इट डजंट मीन कि सारा ही साफ कर दो। और जैसे ही तुम रिजर्व्स को हाथ लगाओगे, इमीडिएटली रूल 3 आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव। एंड रूल 3 आपको क्या बताता है जी, 3 कंडीशंस। एंड 3 कंडीशन मतलब क्यूमुलेटिव कंडीशंस। क्यूमुलेटिव मींस तीनों के तीनों का कंप्लायंस होना जरूरी है। कल एक छोटा सा न्यूमेरिकल करा था, आज 2 क्वेश्चन इसके और करते हैं, पर्टिकुलरली अपने आप को क्लियर करना कितना आप और इसको समझ पा रहे हो कंडीशंस को। सबसे पहले ये केस अप्लाई कब होगा, मैं वही अपने 2 बेसिक सवाल पूछूंगा आपसे। पहले तो ये बताओ, अगर करंट ईयर में लॉस है क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं? हमें तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बेशक करंट ईयर किसमें हो, लॉस में भी हो। हाँ फिर पुराने प्रॉफिट्स तो पड़े हैं ना सर, क्लियर। और एक सिनारियो पर पहले डिस्कस कर चुके, कि अगर प्रीवियस ईयर लॉसेस में थे, करंट ईयर प्रॉफिट्स में आए, मैं आपको तब तक डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा जब तक प्रीवियस ईयर के लॉसेस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ। चलो ये हो गया साइड पे। अब आउटवर्ड, ये रूल 3 एक्टिव कब होगा? आपने कहा सर जब आप रिजर्व में से बांटोगे। रिजर्व्स को हाथ लगाएंगे कब? जब करंट ईयर में प्रॉफिट्स क्या हैं, इनएडिक्वेट या है ही नहीं, या है ही नहीं। इन दैट केस आपकी नजर किसके ऊपर जाएगी सर, कि रिजर्व में से लगाते हैं।
और जैसे ही रिजर्व्स पे जाओगे तो कल अपन ने 3 कंडीशंस पढ़ी। नंबर 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 क्या प्रिस्क्राइब करती है? रेट। कि सर मैं आपका जो डिविडेंड का रेट होगा ना, मैं उसको रेगुलेट करूंगा, और आपका जो करंट ईयर का डिविडेंड रेट होगा वो पिछले 3 साल के डिविडेंड की एवरेज जो भी आएगी, पिछले 3 साल के डिविडेंड की जो एवरेज आएगी उससे ज्यादा डिविडेंड मैं आपको देने, दैट विल बी द मैक्सिमम। कि बाय चांस जैसे कल अपन ने क्वेश्चन करा, सर एवरेज आ रही थी 12%, क्वेश्चन तो खुद ही कितना देना चाह रहा है? 10%। चलेगा, कंडीशन नंबर 1 इज मैसेज। और आपने उल्टा ये भी पढ़ा पॉइंट कि अगर मान लीजिए कंपनी ने पिछले 3 साल में कभी भी डिविडेंड दिया ही नहीं, देन कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। इस चीज पे ध्यान रखना। अच्छा अगर मान लो 3 साल में नहीं, 2 साल में दिया तो 2 प्लस 2 की एवरेज। समझे पॉइंट? तो इस बेसिस पे देखो कुछ चीजें नहीं लिखी होती, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। अब इसने तो नहीं बताया ना मन करे जी पिछले 3 साल में, मान लो 2 साल में दिया हो, तो आपने तो एवरेज वर्ड यूज करा है। एवरेज का मतलब जितनी नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, सम टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर? कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 क्या बताती है? अमाउंट ड्रॉन। मैं आपको ये बताऊंगा कि कितनी अमाउंट आप निकाल सकते हो, कहां से? रिजर्व्स। और यहां पे रिजर्व्स का मतलब क्या है? फ्री रिजर्व्स। कौन से फ्री रिजर्व्स? विच आर फ्रीली अवेलेबल फॉर डिविडेंड। कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सीआरआर, डीआरआर, कैपिटल रिजर्व, एसपीआर, ये सब अलग चीजें हैं सर, ये थोड़ी यूज होगा। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं सर? फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। द बेस्ट एग्जाम्पल उठाओ, जितना मर्जी बांटो सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। या पी एंड एल, सरप्लस अकाउंट में जितना बैलेंस पड़े इसको यूज करो, चलेगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज पर्टिकुलरली, हमने यहाँ पे कंडीशन पढ़ी कि आप मैक्सिमम अमाउंट कितनी विड्रॉ कर सकते हैं? 1/10, 1/10 ऑफ किसका? एग्रीगेट ऑफ, लाइन वाइज 1/10 ऑफ एग्रीगेट ऑफ किसका? पीयूसी, दैट इज पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। अब आपने वर्ड देखा पेड अप शेयर कैपिटल, दैट विल बी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। ये चीजें नोटिस करनी शुरू करो। मतलब मैं अब ये कह रहा हूं कि फाउंडेशन लेवल पे एक अलग रीडिंग स्किल्स होती हैं, इंटर लेवल पे जाके एक अलग लेवल की रीडिंग स्किल्स हैं। अब आपको थोड़ा माइन्यूटली जाना पड़ेगा कि व्हाट इज रिटन, क्योंकि तुम्हें नहीं पता। मैं फाउंडेशन में भी कहता था बार बार एक ही वर्ड कहता था, तुम्हें शायद ये नहीं पता एक ही वर्ड पे पूरा क्वेश्चन स्टैंड कर रहा होगा, और वो जस्ट एक ही वर्ड आपसे सुनना चाह रहा होगा। अब इस बार लास्ट सितंबर 25 का जो पेपर आया, नो डाउट पेपर इज लेंदी, इंटर का पेपर लॉ का इन्होंने द लेंदीएस्ट कह सकता हूं पर्टिकुलरली, कि लॉ में क्वेश्चन ही इतने लेंदी लेंदी डाले बना बना के केस स्टडी। पर अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए, वही ना, बच्चों की रीडिंग और हमारी रीडिंग में फर्क होगा। मैंने जब पेपर पढ़ा, बाद में जब क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में ही सवाल भी पूछ रहा है, जवाब भी साथ में दे रहा है, पर वो प्रोवोक उल्टा कर रहा है, हिंट भी देके जा रहा है। मैं तुमसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, थोड़ा पढ़ ले, अपन नॉलेज ऑब्टेन कर ले, देन आप खुद कहना सर आंसर तो बीच में ही पड़ा था। हिंट भी देके जा रहा है कि मतलब ये कंपनी ना ऐसा करना चाहती, प्रोविजन तो खुद ही बताएगा कि जिसके बारे में पूछना है। इतना सही वे से पेपर ये क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। हाँ, वो ना एक इंप्रेशन होता है कि क्वेश्चन मान लो 8-10 लाइन का है, और आईसीआई के पेपर पे प्रिंट हो गया, वो वैसे ही 1.5 पेज पे आ जाएगा। अपने को लगता है कि पता नहीं यहां से लेके 1.5 पेज में क्या क्वेश्चन पूछ लिया, होता सिंपल ही है। और उसमें जब क्वेश्चन पढ़ा 2-3-4 लाइनें तो बेफालतू की, ठीक है फैक्ट ऑफ द केस है, बना रहे हैं कहानियां, मेन लाइनें तो कुछ ही होती हैं। अब यहाँ पे चलो मैंने जितनी भी अमाउंट विड्रॉ करी, तो इसने इसी की कंडीशन ने एक सब कंडीशन दी। कहते सर जो आप ये रिजर्व में से पैसा निकलवा रहे हो ड्यू टू इनएडिक्वेसी या लॉस? कहता जी लॉस। वेट वेट वेट, जितना पैसा निकलवाओगे सबसे पहले वो पैसों में से क्या एडजस्ट करोगे? लॉस, करंट ईयर का लॉस। देन डिविडेंड के नाम से जितना मर्जी पैसा ले लो, पर जब तक लॉस सेट ऑफ नहीं, मैंने तो प्रीवियस वाले नहीं छोड़े, वो सेट ऑफ करवाए हैं, करंट ईयर का लॉस मैं क्यों नहीं करवाऊंगा? करंट ईयर का लॉस भी क्या करके जाओ। और उसकी वजह मैं तुमसे कल बार बार डिस्कस कर रहा हूं, सर लॉस भी तो किन का है? इक्विटी वालों का। ये डिविडेंड भी किसको दे रहे हो? इक्विटी वालों को। तो भाई नेट ऑफ करके दो ना।
आज दो पहले 10 रुपए डिविडेंड दे देगा, बाद में कहेगा 4 रुपए हर बंदे के इससे लॉस आता है, तो पहले ही 6 रुपए दे दे। समझ रहे हैं बात? इसीलिए लॉ ने क्लियर करा पहले लॉस सेट ऑफ करो, कि कम से कम अगले के मन में बर्डन ना हो किसी बात का। अब नेक्स्ट आगे वर्ड आया जो बैलेंस ऑफ रिजर्व्स के नाम से आपने पढ़ा। बैलेंस ऑफ रिजर्व्स का मतलब क्या है? आफ्टर विड्रॉल। जो डाउट पूछा वो बनता भी है, और आज क्वेश्चन में आपका क्लियर भी होगा। जो मैं कल बार बार कह रहा था कि लेट इट बी, अगर तो इनएडिक्वेसी वाला क्वेश्चन है, कितना इनएडिक्वेसी वाला, कंडीशन कितनी होती है? 3। अगर लॉसेस वाला क्वेश्चन है तो 4। वो सब कंडीशन आ गई ना बीच में। और तुम क्या कहोगे? लेट इट बी, मैंने 15 लाख रुपए, मेरी लिमिट नंबर 2 ने, कंडीशन नंबर 2 ने मुझे कितना अलाउ कर दिया? कहते 15 लाख निकलवा दो मैक्सिमम, मैक्सिमम। पर जैसे मैं 15 लाख रुपए बाहर निकाल के आ रहा था, करंट ईयर में क्या निकला हुआ था? लॉस। कितना? 5। तो सर मैं 15 थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं तो 10 निकाल रहा हूं। और कंडीशन नंबर 3 के लिए तुम विड्रॉल कितना काउंट करोगे? 10, नॉट 15। डिविडेंड के नाम से, डिविडेंड के नाम से एक्चुअली कितना गया? 10। समझे ना पॉइंट? और जो भी रिजर्व बचना चाहिए, कहता जी मेरे पास में तो सारा यूज कर लो, बट एक मिनिमम बैलेंस छोड़ देना। एंड दैट मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए? वो जो तुम्हारी पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का 15% मेरे पास रिजर्व होने चाहिए, बाकी मेरे चाहे तो सारा ले जाओ। कंडीशन नंबर 2 ने मैक्सिमम बता दिया, इसने मिनिमम बता दिया, तो भाई अपना तीनों के अकॉर्डिंग चेक करके देख लो कौन सा सही रहेगा, कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। करें स्टार्ट? क्लियरिटी है? आओ जी। एक मैंने फाइल आप लोगों को शेयर करी है ग्रुप के अंदर, क्योंकि स्कैनर्स आपके पास अभी नहीं है। एंड ये भी एक फाइल आती है मार्केट में, मेरे पास तो सर हर तरह की वैरायटी पड़ी है, पर क्वेश्चन हर जगह ही क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। आजकल ये भी ब्रांड इनका ट्रेंडिंग चल रहा है, स्कैनर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक्स होते हैं, विवित्सु वालों की आती हैं, मेरे पास तो सारी पड़ी है। बट ऐसा ना कि इतनी सॉल्व करने की बजाय कोई एक बेस मान लो, क्वेश्चन सब में क्या चलेंगे? सेम ही चलेंगे। क्वेश्चन बैंक मोस्टली सबका क्या है? सेम है। तो ये मैंने जस्ट फॉर अ वाइल, आप लोगों को स्कैनर्स ही मिलेंगे, और वो उसमें वैरायटी ज्यादा है। पीवाईक्यूज, एमटीपीज, आरटीपीज, हर तरह की वैरायटी उसमें ज्यादा मिलेगी। ये फॉर द टाइम बिंग। इसमें आओ सर, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूं जी, जिनको विजिबल है ठीक, नहीं अदरवाइज बच्चे फाइल ओपन कर लीजिए, ग्रुप में मैंने आपको शेयर करी है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर है तकरीबन, पता नहीं 17 नंबर शायद। क्वेश्चन नंबर आओ जी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 है। और ये हमारा नवंबर 20 का ही क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका है दैट इज ऑफ नवंबर 20, 2020 नवंबर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। जस्ट कूल डाउन, आराम से सुनो, आंसर बताते जाना। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ए बी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी। अच्छा, डज इट मेक डिफरेंस कि पब्लिक कंपनी है प्राइवेट कंपनी? फॉर दिस टॉपिक क्या मैंने कोई डिफरेंस बताया? लिस्टेड अनलिस्टेड, कोई फर्क नहीं। जब तक हमने लॉ में कोई ऐसा डिफरेंस पढ़ा ही नहीं, आपका कोई डिफरेंस क्रिएट करना ही नहीं। हमारे अकॉर्डिंग सर, आपने तो डिविडेंड की बात चल रही है, कंपनी की तो बात नहीं करी। AB लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन कहां पे? कोयम्बटोर। क्लियर? चेन्नई साइड जो भी है, साउथ साइड। द कंपनी हैज इंकर्ड, इंकर्ड क्वेश्चन एक्टिवेट। कल वाला क्वेश्चन हमने जो करा था वो कौन सा था? इनएडिक्वेट। यहां पे वर्ड क्या है? लॉस। करंट ईयर में क्या है? लॉस। पहला सवाल, करंट ईयर में लॉस हो, क्या मैं डिविडेंड दे सकता हूं? यस, इट डिपेंड्स अपॉन कि पुराने प्रॉफिट्स पड़े होंगे, पुराने रिजर्व में से दे देंगे। पर जहां तुम पुराने रिजर्व्स को हाथ लगाओगे, रूल नंबर ट्रिप्लीकेट कंडीशन एक्टिव हो जाएगी। सुनो, करंट ईयर में लॉस कितना है जी? 20 लाख। इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और आपके डायरेक्टर चाहते हैं कि 19-20 का हम क्या दें? डिविडेंड बांटे। सर, द बैलेंसेस ऑफ द कंपनी एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपकी जो लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके मुताबिक आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 100 लाख। क्लियर? जर्नल रिजर्व कितना पड़ा है? 150 लाख। और एक कौन पड़ा है? DRR, डिबेंचर रिडम्पशन। क्या हम यूज करेंगे?
हमें तो इतना पता जी, हमारे लिए जर्नल रिजर्व कितने पड़े हैं 150, यही फ्री रिजर्व। अब सुन ध्यान से, द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन द प्रोसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। कंपनी ने पिछले 3 साल में कभी भी डिविडेंड, उल्टा इस बार देना चाह रही है, इस बार देना चाह रही है। पर ये बात मुझे क्या हिंट दे रही है, कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। जब आपने कभी डिविडेंड दिया ही नहीं पिछले 3 साल में, तो कंडीशन नंबर 2 बची, कंडीशन नंबर 3, डिसाइड वेदर एबीसी लिमिटेड इज अलाउड। पहला सवाल, इसने 2 क्वेश्चन पूछे इसमें। पहला, डिसाइड वेदर एबीसी लिमिटेड इज अलाउड, क्या इसको डिविडेंड देना अलाउड है? यस सर, एज पर द सोर्सेज प्रोविजन जैसे लिखोगे। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे आंसर कोड करना है, लैंग्वेज पढ़, पहले ये पूछ रहा है कि क्या वो डिविडेंड दे सकते हैं। यस, पहले मैं क्या बताऊंगा, सोर्सेस। सर एज पर द सोर्सेस, प्रॉफिट्स ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर या प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, और बोथ। यस, बाय गिविंग फ्रॉम द लास्ट ईयर प्रॉफिट्स आप डिविडेंड दे सकते हो। आगे, or not for the financial year this by explaining the relevant provision of the Companies Act in this regard if allowed। दूसरा क्वेश्चन, अगर अलाउड है टू डिक्लेयर द डिविडेंड देन स्टेट दी क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी पेड बाय एबी लिमिटेड एज पर द सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट। सुनो, क्या कंडीशन नंबर 1 यहां पे एप्लीकेबल है? कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, अमाउंट टू बी ड्रॉन। अमाउंट टू बी ड्रॉन कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 10%। किसका, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। एज पर दैट आपका टोटल कितना बनता है जी, 250। 250 का 10%। कंडीशन नंबर 2 ने कितना बोला, 25 लाख। बट मैंने पढ़ा करंट ईयर में तो क्या था, लॉस। करंट ईयर का लॉस कितना है, 20। मैं जब 25 बाहर निकालूंगा, 20 तो कौन खा जाएगा, मेरे को तो डिविडेंड के नाम से कितना मिलेगा, 5। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट इज यहां पे अब दूसरा, कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है पर्टिकुलरली, कि आपका जो बैलेंस आफ्टर विड्रॉल है दैट मस्ट बी इक्वल टू कम से कम 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 1 CR, 100 लाख। 100 लाख का 15%, 15 लाख। सर मेरे पास तो पड़े ही कितने हैं, 150 लाख, 150 लाख। और अच्छा, 150 लाख में से मैंने निकलवाया कितना, 5। कितना निकलवाया, 5। कितना बचा, 155। अपने को मिनिमम कितना रखना था, 15। तो कई गुना है, 9 टाइम्स पता नहीं कितने ऊपर हो गया। समझे पॉइंट। यस, यू कैन ड्रॉ 5 लाख मैक्सिमम। कितना, 5। अब नीचे सेल्फ अपना आंसर चेक करो रिगार्डिंग दैट, और तेरे सामने एग्जैक्ट आंसर पड़ा है। एक बार प्रेजेंटेशन पे नजर मारो। जस्ट बी क्विक। मेरा मेन पॉइंट आपसे बस एक ही था पूछने वाला, जहां पे बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रक होता है। आप कहीं तीसरी कंडीशन में 25 मत माइनस कर देना। निकलवाया मैक्सिमम के अकॉर्डिंग कितना था, 25, बट उसमें से लॉस भी तो सेट ऑफ हो गया। मेरे को डिविडेंड के नाम से कितना मिला, 5। ये चीज बस आपने ध्यान रखनी है कि 150 में से कितना निकलवाया गया है, 5। मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 145। एंड एज पर 145 मेरे को तो चाहिए कितना, सिर्फ 15 लाख। ये तो कई गुना हो गया सर, चलेगा चलेगा। हेंस बाय फॉलोइंग द अबव प्रोविजन एबीसी लिमिटेड इज अलाउड टू डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड दैट कैन बी पेड इज 5 लाख। हम तो जी 5 लाख रुपए दे सकते हैं। अब इसमें आपका कितना परसेंट बनेगा, जो बनेगा आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, पर 5 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं दूंगा। मेरी तीनों कंडीशंस क्या हो रही हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तकरीबन शायद 21 नंबर है या 22, 22। क्वेश्चन नंबर 22। लो जी, मैं डिस्कस करूंगा 2 मिनट तक, आप खुद पढ़ो पहले, आप खुद पढ़ो, अपने मन में आंसर बनाओ, मैं फिर डिस्कस करूं।
जिनको प्रोविजन क्लियर है बड़े इजीली क्लिक कर पाएंगे। और क्वेश्चन मजेदार है, ये आपका नवंबर 22 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन स्कैनर में मिलेंगे। करिए फास्ट। लगाओ लगाओ, हिसाब लगाओ, चलाओ उंगलियां फटाफट कैलती पे। हाँ जी बताइए, लगे कहीं नजदीक? करें डिस्कस? क्वेश्चन पढ़ लिया? सुनो, टैली करना क्या सही चल रहा है। अ कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड फ्री रिजर्व कितने पड़े ड्यूरिंग द लास्ट, इट हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड ड्यूरिंग दिस ईयर्स, दैट मींस कंडीशन नंबर 1 इज नॉट, क्योंकि पिछले 3 साल क्या 5 साल में आपने कभी डिविडेंड नहीं दिया। आगे, नाउ द कंपनी प्रपोजेस टू अप्रोप्रिएट अ पार्ट ऑफ दिस पेमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इन विच इट हैज अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ कितना, पर कम से कम करंट ईयर में लॉस तो नहीं है। करंट ईयर में क्या है, प्रॉफिट ही है। कितना, 12। मुझे नहीं पता एडिक्वेट है या नहीं, बट इशारा खुद ही कह रहा है कि हम चाह रहे हैं रिजर्व्स को थोड़ा यूज कर लें। बाकी करंट ईयर में प्रॉफिट भी पड़ा है। क्यों? बोर्ड ने प्रपोज करा पेमेंट ऑफ डिविडेंड कितना सर, 30 लाख, जो कि 30% है ऑन पेड अप कैपिटल। अब आप कहें जी क्वेश्चन में पेड अप कैपिटल गिवन नहीं है, बता तो गया कितना होएगा, 100 लाख। आपने 30 लाख का डिविडेंड दान देने का वादा करा जो कि 30% है पेड अप कैपिटल का। ग्रॉस अप 30 लाख डिवाइड बाय 30%, ग्रॉस अप करेंगे कितना आएगा, 1 CR, 100 लाख। क्लियर? अब एक सिंपल सा पॉइंट, कंडीशन नंबर 1 इज नॉट एप्लीकेबल। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, पीयूसी प्लस एफआर का 10%, 100 + 75, 175, 175 का 10%, दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन। और क्या करंट ईयर में लॉस है, सेट ऑफ वाली कंडीशन खत्म। तीसरी नंबर कंडीशन क्या कहती है, तीसरी नंबर कंडीशन क्या कहती है, बैलेंस ऑफ रिजर्व, बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल। अब यहां पे पॉइंट ये है, तेरी कंडीशन नंबर 2 ने मैक्सिमम अमाउंट कितनी बताई, 17.5, 17.5। क्लियर? तुमने डिविडेंड देना कितना है, 30 लाख। 30 में से 12 तो पड़ा है, मेरे को रिजर्व में से कितना चाहिए था, बट कंडीशन नंबर 2 ही हार गई। कंडीशन नंबर 2 ही हार गई किस बात पे, 18 तो नहीं देंगे, मैक्सिमम कितना देंगे, 17.5। अभी कहते रुक जा, ये तो भी मैं बता रहा हूं, अभी कंडीशन नंबर 3 पे तो देखनी है। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, आफ्टर विड्रॉल तुम्हारा जो बैलेंस है वो 15% के बराबर होना चाहिए किसका, पेड अप कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 100, 100 का 15, 15। अगर मैं 75 में से कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग 17.5 निकाल भी लूं, कितना बचा, 57.5। अपने को तो 15 छोड़ना था, इसके अकॉर्डिंग भी पास है। पर क्या तुम रिजर्व में से 18 लाख जो तुम डिमांड कर रहे थे क्या निकाल पाओगे, मैक्सिमम कितना मिलेगा, 17.5 तो कौन दे देगा, रिजर्व। 12 तेरे पास पड़ा है, सर डिविडेंड 30 लाख नहीं जाएगा, कितना जाएगा मैक्सिमम, 29,50,000 देना है तो दे दो, नहीं तो रहने दो, इससे ऊपर नहीं हम दे सकते।
12 लाख तेरे पास पड़ा था यार, तुम्हारा क्या है, तुम आगे 40 कह दो, 50 कह दो, हम थोड़ी दे ही बैठे हैं। हमने रिजर्व में से पैसा कितना देना चाहिए, 17.5 लाख देना है, इससे ऊपर 1 रुपया नहीं देंगे। और तेरे पास करंट ईयर में कितना पड़ा है, 12, 17.5 प्लस 12 कितना हुआ, 29.5, 29 पॉइंट। आपको डिविडेंड का रेट चेंज करना पड़ेगा। आप इनको थोड़ा समझाओ कि इतना नहीं दे सकते जी, क्योंकि मेरी कंडीशंस जो है वो ब्रीच करेंगी, और रूल 3 ब्रीच करना फिर तो नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, और मेरे पे पेनल्टी एप्लीकेबल होगी कि आपने 123 का कंप्लायंस नहीं करा। दैट इज अ पॉइंट। सो फाइनली इन दिस क्वेश्चन काफी बच्चों ने जो सही बताया अपने से कि मैक्सिमम आप विड्रॉल कितना कर पाओगे, 17.5। सो हेंस उस अकॉर्डिंग टू आप जो डिविडेंड है मैक्सिमम सर वो कितना दे सकते हैं, 29.5 लाख। वो भी कैसे बना, 12 तुम्हारे पास पड़ा था, 17.5 रिजर्व में से निकल जाएगा, मैक्सिमम 29 ये हैं हमारी कंडीशंस, जो रूल नंबर 3 आप कल से डिस्कस कर रहे थे। आज और क्लैरिटी मिली होगी 2 क्वेश्चन करने के बाद, और ये स्कैनर में मिलेंगे सेम क्वेश्चंस, ये भी पीवाई क्यूज हैं, एक नवंबर 20 का और एक नवंबर 22 का। स्कैनर में एक और मिलेगा, एक और मिलेगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का कोई ना कोई मिला होगा, 2023 या 24 के आसपास एक क्वेश्चन है, वो भी आपको मिलेगा। तो बहुत जल्द स्कैनर्स आपको इशू हो जाएंगे, सब ऑर्डर्ड हैं, 1-2 डेज में जैसे ही पहुंचेंगे आप, जब तक ये टॉपिक निपटाएंगे स्कैनर विल बी इन हैंड्स, आप 1-to-1 क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट आगे सर अपनी प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट आगे कंडीशन हमारी बनती है, कहते सर ये जो कंप्लायंस है रूल 3 का, जो अपने ऊपर ये रूल 3 अप्लाई करा है, क्लियर, रूल 3 का कंप्लायंस इज नॉट रिक्वायर्ड बाय किसके द्वारा, गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय बोथ। एक सिंपल लिख ले, एग्जम्पशन टू 100% गवर्नमेंट कंपनी। हमने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी, गवर्नमेंट कंपनी कब मानी जाती है सर, 51%, जब आपकी कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल का 51% इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी, अच्छा एसजी भी वन और मोर एसजी, स्टेट गवर्नमेंट तो सारी अलग अलग है, सेंटर की एक है सीजी, वन और मोर एसजी और बोथ। बट ये किसको किसको एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ सिर्फ 100% गवर्नमेंट कंपनी, कि अगर कोई 100% गवर्नमेंट कंपनी है उसके ऊपर ये रूल 3 एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पढ़िए, डिविडेंड आउट ऑफ, हाँ जी मैं पढ़ना, डिविडेंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, नो डिविडेंड shall be declared paid by a company from its reserve अदर देन, किसको छोड़ के, वो तो हमने कल ही कह दिया था, रिजर्व्स का मतलब ही का यहाँ पे, इसको चाहे लिखना चाहे सिंपल वर्ड, स्पेसिफिक रिजर्व यूज नहीं करनी, सिर्फ फ्री रिजर्व्स, जितने भी फ्री रिजर्व हैं वही यूज करने हैं। आगे प्रोहिबिशन ऑन डेक्लेरेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड। अच्छा एक वर्ड चलता है प्रोहिबिशन, एक वर्ड होता है रिस्ट्रिक्शन, हमने इसमें फर्क पड़ा हुआ है। प्रोहिबिशन मतलब कर ही नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन मतलब कर सकते हो बट आफ्टर सम फॉर्मेलिटीज कंप्लायंसेस, ये चीज क्लियर। रेस्ट्रिक्शन मतलब रोका जा रहा है, बिल्कुल मना नहीं कर रहे। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, मना। नो डिविडेंड, ये ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ी सी नॉलेज आपकी एक एक्स्ट्रा वर्ड को लेकर आएगा। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ऑन किसके ऊपर, अच्छा मैं अगर रोक रहा हूं तो सिर्फ किसको, इक्विटी पे, इसके ऊपर लिख नॉट प्रेफरेंस, कहीं तुम प्रेफरेंस वालों का भी डिविडेंड बंद कर दो, भाई साहब उनका डिविडेंड तो देना है, मैं सिर्फ किसको मना कर रहा हूं, इक्विटी वालों को। इक्विटी वालों को कोई भी डिविडेंड आपने डिक्लेयर नहीं करना अगर कंपनी ने, इफ द कंपनी हैज नॉट कंप्लाइड विद किसके साथ, सेक्शन 73, सेक्शन 74 विच रिलेट्स विद द डिपॉजिट्स। जब कंपनी मेंबर से या पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, यस दिस इज अलाउड, दिस इज अलाउड। जैसे बैंक वाले भी तो क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट कंपनी भी पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है, बोरोइंग्स, पब्लिक बोरोइंग्स दैट इज। बट जहां पे ये कॉन्सेप्ट आता है वहीं पे ये सेक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। चैप्टर 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट अपने सिलेबस में ही है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, ये सेक्शन भी आएंगे। सर अगर आपने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करा 73 के अकॉर्डिंग नहीं, या जिन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट हो जानी चाहिए थी 74 के मुताबिक, तुमने डिपॉजिट्स की रीपेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट करा, मैं कोई भी इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड बांटने नहीं दूंगा। अल्लाह कहता है यार इक्विटी वालों को शर्म करनी चाहिए,
यहां तुम्हारे पर्टिकुलरली डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट हो रहे हैं, नॉन कंप्लायंस हो रहे हैं, और तुम खुशियां मना रहे हो, आपस में डिविडेंड बांट रहे हो। पहले कंप्लायंस तो सही कर लो। इसीलिए इन्होंने क्या डाली, प्रोहिबिशन। हम पर्टिकुलरली तब तक कोई भी इक्विटी को डिविडेंड नहीं देंगे अगर ये जब तक नॉन कंप्लाइड है। सर, क्या सदा के लिए मना कर दिया? नहीं, तुम कंप्लायंस सही कर दो, ये सेक्शंस का कंप्लायंस सही कर दो, बांट लो डिविडेंड। पर जब तक, व्हाट इज, जब तक, जब तक ये नॉन कंप्लायंस रहेंगे, व्हाट देख, द प्रोहिबिशन शेल कंटिन्यू सो लॉन्ग एज द फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन कंटिन्यूस। जब तक फेलियर चलेगा तब तक मैं अलाउ नहीं करूंगा, उसके बाद जो मर्जी कर। और 73 सिर्फ नाम, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि तुम्हें चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा, यहां जस्ट रेफरेंस है। 73 किसके ऊपर है? प्रोहिबिशन ऑन, किसके ऊपर? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। एंड दूसरा 74 किसका है? रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये जब रिस्पेक्टिव सेक्शंस में जाएंगे आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलेगी। यहां के लिए जस्ट नॉलेज कि हाँ सर, अगर आपका वो डिपॉजिट्स वाला कोई डिफॉल्ट है 73 और 74 का, हम आपको कोई भी डिविडेंड बांटने नहीं देंगे। आप कंप्लायंस सही कर दो, कंप्लायंस सही कर दो, जो मर्जी डिविडेंड ले लो। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू whom। सर, डिविडेंड दिया किसको जाता है? डिविडेंड दिया किसको जाता है? शेयर होल्डर। बट हेयर वी से रजिस्टर्ड शेयर होल्डर। अब थोड़ा वर्ड ऑनरशिप का मामला आ गया ना बीच में, कि जो उसका लीगली ऑनर होगा उसी को डिविडेंड क्या किया जाएगा? पे आउट किया जाएगा। और एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा है सर, आप वर्ड पढ़ते हैं, पेबल टू मिस्टर डी, पेबल टू मिस्टर डी और हिज ऑर्डर, पेबल टू मिस्टर डीज बैंकर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यहां भी वही हैं। क्या? हमने तो पैसे देने, मिस्टर डी का जो डिविडेंड बनता है सर, आप बताओ जी, आपको चाहिए आपको दे देंगे। आप बैंक को कहोगे आपके बैंक में क्रेडिट कर देंगे। आप किसी को ऑर्डर करोगे, हम उसको दे देंगे। हमने तो ऑब्लिगेशन खत्म करना है, हमने तो पैसे देने हैं, बताओ किसको दूं? पढ़िए, द डिविडेंड शैल बी पेड टू नंबर वन रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, नंबर टू ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, और नंबर थ्री द बैंकर्स ऑफ द रजिस्टर्ड। मोस्टली वर्ड क्या चलता है? बैंकर्स। क्योंकि आजकल तो वैसे भी स्क्रिप्ट आपकी क्या चलती है? डीमैट अकाउंट, सारा डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में तो कन्वर्ट होता जा रहा है। कितनी कंपनीज है जिनके फिजिकली शेयर एग्जिस्ट करते होंगे सर? मोस्टली पब्लिक कंपनियां तो सारी डीमैट में जा चुकी, वेदर लिस्टेड वेदर नॉट। ये तेरी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं जो फिजिकल शेयर्स वगैरह में डील करती हैं, बाकी सब तो डीमैट में जा चुकी। और जब डीमैट अकाउंट ही ओपन हो गया, बैंक अकाउंट आपका वैसे लिंक हो गया, और तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? आपके सिंपल सी बात है, नगद तो देंगे ही नहीं। समझे ना पॉइंट? ये तो वैसे भी इनकम टैक्स के पॉइंट से देखना पड़ता है, कैश पेमेंट तो हम करेंगे ही नहीं। आपको मिलेगा ही वाया, जैसे आगे पड़ेगा क्या, मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा सर? इन्होंने लिखा मोड ऑफ पेमेंट क्या होना चाहिए? नो डिविडेंड शैल बी पेबल एक्सेप्ट इन कैश। का मतलब नगद नहीं, कि 500 की गुट्टी लेके बैठ गए, आज भी लाइन बना के, तेरे कितने? नगद नहीं, इन कैश मतलब पेमेंट ही करनी है, पर पेमेंट वाया बैंकिंग चैनल, पेमेंट वाया बैंकिंग चैनल। हाँ, जिनका कुछ कंपनीज हैं जिनका डिविडेंड ही बड़ा कम बनता है, फिर वहां पे आप कैश भी दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मान लो कि प्योरली चाहे मान लो 10 रुपए भी हैं वो भी किस में दो? अकाउंट में दो। डिविडेंड पे डिपेंड करता है, कई कंपनीज कैश में भी दे देती हैं, पर 99.9% कंपनीज डिविडेंड हमेशा क्या देंगी? अरे कैश में लेके अगला मुकर जाए, बैंक चैनल से थोड़ी मुकरेगा। आजकल जितने भी गवर्नमेंट नॉर्म्स आप देखते हो, सब्सिडीज देना एंड ऑल देना, हर चीज कहां से जाती है? बाय बैंकिंग चैनल। कैश का क्या भरोसा, अगला लेके कल को खा जाए मुकर जाए फिर, कि हमें तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। इसीलिए कंपनीज ने सारी ट्रांजेक्शन मोस्टली किसमें कर दी सर? बैंकिंग चैनल। क्योंकि हमने जब काम ही एक नंबर का करना है, यहाँ कौन सा कोई कच्चे पक्के का हिसाब है, पैसे देने हैं तो देने। आगे, सो यहाँ पे कहने का मतलब डिविडेंड कैन नॉट बी पेड इन काइंड। नहीं मिलेगी तो पेमेंट, पता लगे उसके बदले में कुछ सामान दे दिया, सामान अलाउड नहीं। किसी भी तरह का गुड्स, कोई सर्विस, कुछ अलाउड नहीं। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, अब कंपनी का यार 100 तरह का काम है,
अब मान लो हमारा पर्टिकुलरली मान लो राइस शेलर है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। अब ये थोड़ी जितने भी मान लो सपोज एजीएम हुई, पता लगे सारे मेंबरों को 10-10 किलो के चावल के कट्टे बांट रहे हैं, ले जो जी इनका ये डिविडेंड है। डिविडेंड ये थोड़ी होगा। डिविडेंड अगला क्या कहेगा, सर कैश में दो, कुछ देना है, इन काइंड थोड़ी दोगे। इन काइंड इज नॉट अलाउड। इन काइंड कभी भी कोई सामान देना अलाउड नहीं। देना तो पैसा ही है। हाँ ये बता, नगद देगा या बाय बैंकिंग चैनल देगा, देना तो वही है। और इवन एक और वर्ड, हाउ एवर द डिविडेंड मे बी पेड बाय चेक। इवन एक वर्ड चलता है क्या, डिविडेंड वारंट्स। डिविडेंड वारंट्स जो होते हैं ना, वारंट्स, इट्स लाइक अ कूपन, कैश कूपन। इट्स लाइक अ, Amazon के गिफ्ट वाउचर नहीं आते, फ्लिपकार्ट के क्या गिफ्ट वाउचर नहीं आते, पेड। आप क्या करते हो, आजकल बड़ी कंपनीज करने लगी, जैसे मान लो कोई ये दिवाली गिफ्ट देना है या क्रिसमस गिफ्ट देना है या न्यू ईयर पे है, वो इंप्लॉयज को क्या करते हैं, देखो हर बंदे की पसंद अपनी अपनी है। हम अपनी ओर से इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए, तुम्हें पसंद ना आए, वो क्या करते हैं आजकल, 5,000 का आपको कूपन दे दिया, आप इसको रिडीम कर लेना, जहां तुमने यूज करना है, जो तुमने परचेजिंग करनी है वो अपने आप से कर लेना, अपनी मन पसंद की। दैट इज लाइक अ वारंट। सो ऐसे ही हमने लिख के दे दिया कि हमने आपको डिविडेंड कितना देना है, मान लो 5,000 रुपए, 5,000 का वारंट आपको दे दिया, आप जब मर्जी इन कैश करवा देना, जब मर्जी आपका मन हो, आज लेना है आज ले लो, कल लेना है कल ले लो, सर जब आपकी इच्छा हो हमारे पास आना, ये वापस कर जाना, 5,000 रुपये ले जाना। दैट इज डिविडेंड वारंट। और इवन मोस्टली तो क्या चलता है सर, इलेक्ट्रॉनिक, सबके अकाउंट में नेफ्ट, आरटीजीएस या आईएमपीएस यही चलती हैं जी। ऑटोमेटिकली हमने इकट्ठी लिस्ट बनानी है, बैंकिंग चैनल से डिविडेंड सबके अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट, अब आइए कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स क्या लिखा हुआ है, परमिटेड। सर इट इज परमिसिबल, हाँ जी। To capitalize the profits or reserves by issue of अच्छा, bonus. अगर कभी आपने अपने रिजर्व्स को, फ्री रिजर्व्स को, फ्री रिजर्व्स को क्या करना है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करने का वन ऑफ द बेस्ट वे, बोनस शेयर। और इवन 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 बोनस कॉल, क्या लिखा हुआ बोनस, क्या फर्क पता है बोनस शेयर और बोनस कॉल में क्या फर्क होता है, सुना कभी वर्ड, बोनस शेयर पूरा शेयर, पूरा शेयर फ्री में, बोनस कॉल मतलब तुम्हारे एग्जिस्टिंग पार्टली पेड अप को क्या कर देना, फुली पेड अप, दैट इज बोनस कॉल। 10 रुपए का शेयर था, आपके 8 रुपए पेड अप थे, 2 रुपए कंपनी मंगवा सकती थी, बट कंपनी ने क्या करा, ह्यूज रिजर्व सरप्लस पड़े हैं अपने पास, सक्सेसफुल कंपनी प्रूव हुई है, एक काम करो सारे शेयर होल्डर को 2-2 रुपए की बोनस कॉल दे दो, आपका हम ही 8 वाला शेयर कितने में बना देंगे, 10 का ले जाओ। मैंने पूरा शेयर नहीं दिया, मैंने एक बोनस कॉल दी, 2 रुपए मैंने अपनी ओर से कैपिटल। जब भी तुम बोनस देते हो ना, जब भी तुम बोनस देते हो, एक बात बताओ, बोनस देना, क्या कंपनी के पास कुछ पैसा आएगा, उल्टा कंपनी से, कंपनी अपने रिजर्व में से, एक बात बता, शेयर देना, नॉर्मल एंट्री क्या होती है जी, पैसे आते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पैसा आना नहीं, बोनस का मतलब ही क्या होता है, फ्री, विदाउट कंसिडरेशन, फ्री में दे रहा हूं। तो इन दैट केस मैं तो उल्टा सर ये कहां से दूंगा, अपने रिजर्व में से। तो एंट्री क्या पास होती है यहाँ पे, फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कि मेरे रिजर्व्स मैंने कैपिटलाइज कर दिए, और वैसे भी सर रिजर्व्स है ही किसके, इक्विटी वालों के, अगर ऐसे भी पड़े रहेंगे तो भी इक्विटी के हैं, अगर मैं उनको बोनस शेयर दे दूंगा तो भी इक्विटी के हैं, मैंने कुछ गलत थोड़ी कर दिया। दैट इज कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन, कि आपने अपने प्रॉफिट्स को क्या कर दिया, कैपिटलाइज। नाउ द नेक्स्ट वर्ड आइए, अच्छा पॉइंट, डिपॉजिट ऑफ डिविडेंड इना कहां पे, सेपरेट बैंक, बड़ा मजेदार पॉइंट है। अब पॉइंट ये है, सर एक बात बताइए, हमने वो कल जो चार्ट बनाया था, फाइनल डिविडेंड के केस में आप लोगों ने वर्ड क्या पढ़ा था, पहली बात तो डिविडेंड वर्ड इंक्लूड्स एंटायर अमाउंट। ये मत कहना कि सर यहाँ तो कल्ला डिविडेंड तो किसकी बात कर, मैं दोनों की कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने टर्म में पहले नंबर पे क्लियर कर दिया था कि फॉर दिस चैप्टर डिविडेंड का मतलब क्या है, डिविडेंड इंक्लूड्स, मतलब ये प्रोविजन, ये सारी प्रोविजंस जो भी पढ़ रहे हो, ये फाइनल के ऊपर भी एप्लीकेबल है और ये दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। अब यहाँ पे होता क्या है, कहते सर जब तक तो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो कोई लायबिलिटी नहीं है, जब तक वो प्रपोज्ड डिविडेंड है,
अब आप लोगों ने अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करा होगा, हमने कभी भी प्रपोज्ड डिविडेंड को बैलेंस शीट का पार्ट नहीं बनाया। हमने हमेशा उसको बैलेंस शीट के कहाँ रखा, बाहर। क्यों? कोई एग्जिस्टिंग लायबिलिटी थोड़ी है, अभी तो प्रपोज्ड है। मान लो बोर्ड ने प्रपोज करा कि 12% डिविडेंड देंगे, क्या पता मेंबर जाके एजीएम में मना कर दे कि ना जी कोई डिविडेंड नहीं देना या कम देना है। सो एक वर्ड चलता है, अनटिल इट इज डिक्लेयर्ड। अनटिल, जब तक ये डिक्लेयर नहीं किया जाता तब तक डिविडेंड कभी भी लायबिलिटी नहीं होती। और जब डिक्लेयर्ड हो जाए तो ये क्या बन चुकी, लायबिलिटी। जिसे कहते नहीं, नो रेवोकेशन। इन दैट केस नो रेवोकेशन, कोई रेवोकेशन लाउड, या तो पहले बोलते मत, अब कह दिया देना पड़ेगा। तो कहते सर इसके लिए कुछ प्रोविजन थोड़ी और बता सकते हो कि मतलब क्या सिस्टम चलेगा। कहते पहली बात तो जिस दिन मीटिंग में, हेयर मीटिंग मींस एजीएम, जिस दिन मीटिंग में ये डिक्लेयर किया गया उसी दिन से 5 दिन के अंदर अंदर, उसी दिन से 5 दिन के अंदर अंदर वो पैसा, कौन सा पैसा, जितना डिविडेंड तुमने क्या करा, डिक्लेयर, वो पैसा कंपनी के मेन बैंक अकाउंट से निकाल कर एक सेपरेट शेड्यूल्ड बैंक में क्या करवा देना, डिपॉजिट, अलग करवा देना। क्यों? ताकि यूज ना हो सके। नहीं, कंपनी क्या कहेगी, वो सर वो भूल गए जी पैसे, वो तो यूज हो गए। तो यूज होने का मतलब क्या है, लायबिलिटी थी, कहा तो था पर्टिकुलरली कि आपने कहीं उसको यूज नहीं करना, आपने मिक्सअप कर दिया पैसा। हम चाहते हैं कि आपसे भी डिफॉल्ट ना हो, उसी दिन से 5 दिन के अंदर अंदर पैसा निकाल के अलग सेपरेट बैंक में रख दो, ताकि तुम्हें अपना जो ये लगता है ना वहम लेखा वगैरह जो भी है सब खत्म हो जाएंगे, अलग रख। क्यों अलग रखवाऊंगा, तो डिविडेंड पे होएगा ही होएगा और तुम कंप्लायंसेस से बच जाओगे। सो मतलब हमने क्या कहा पर्टिकुलरली, एक टाइमलाइन सी बना रहे हैं छोटी सी, लेट इट बी डेट ऑफ, वर्ड क्या बोल रहे हैं, डेट ऑफ डेक्लेरेशन, जिस दिन भी आपका डिविडेंड क्या किया गया, डिक्लेयर। अच्छा ये डेट कौन सी होती है, एजीएम, एजीएम पे डिक्लेयर होगा। यहां से विद इन कितने दिन के अंदर, 5 डेज, कितने दिन के अंदर, एक सेपरेट सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक, सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, यहां पे ये पैसा क्या करवा दो जी, डिपॉजिट। एंड ये जो अकाउंट्स ओपन होते हैं ना, ये जो अकाउंट्स ओपन होते हैं इनकी नेचर होती है एस्क्रो अकाउंट्स, ESCROW, एस्क्रो। क्या लिखना चाहो लिख लो। एस्क्रो का मतलब होता है स्पेशल पर्पस अकाउंट। ये जो अकाउंट है ना, इनकी कोई लाइफ नहीं होती इतनी ज्यादा, क्योंकि ये किसी पर्पस के लिए ओपन हुए, जिस दिन पर्पस कंप्लीट हो जाएगा बंद। और ऐसे कई बार कंपनी लॉ कई बार ऐसे अकाउंट ओपन करवाएगा, और ये क्या कहते हैं, कंपनी के मेन अकाउंट में नहीं, वहां तो तुम यूज कर लोगे, फिर बाद में बहानेबाजी लगाओगे हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, वो तो यूज हो गया। भाई देख, मार तब भी पड़ेगी, पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। मैं आपको पहले ही मौका सही दे रहा हूं क्या करने का, अलग रखो। एंड दीज अकाउंट्स आर कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट्स, स्पेशल पर्पस अकाउंट्स। क्लियर कि अपना। अब यहां पे जी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू पॉइंट से, आपने वर्ड पढ़ा विद इन कितने, 5 डेज। मैंने पर्टिकुलरली 24 तारीख को मीटिंग रखवाई, 24 अगस्त को, 24 अगस्त को मैंने मीटिंग रखवाई। क्लियर, मैं कई केस अलग अलग बताऊंगा। 24 अगस्त को हमारे मेंबर्स ने ओआर पास करते हुए डिक्लेयर कर दिया कि अब 15% क्या देंगे, डिविडेंड देंगे। और तुम्हारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी वो कितनी थी, 1 CR। 1 CR का 15% कितना हुआ, 15 लाख। नाउ कंपनी को क्या करना है, कंपनी को क्या करना है, डिक्लेयर तो हो गया, क्या करना है एज पर दिस प्रोविजन, 15 लाख, वो 15 लाख रुपए अगले 5 दिन में। क्या वर्ड समझ आ रहा है, अगले 5, क्योंकि अगर वर्ड आज 24 अगस्त है, 24 तो इंक्लूड होएगी नहीं, 24 तो इंक्लूड नहीं हो, अगले 5 दिन, मतलब 25, 26, 27, 28, 29, 29 तारीख तक। मुझे नहीं पता कोई संडे है, कोई मंडे है, कोई नेशनल हॉलीडे है, कुछ है, 5 दिन का टाइम दिया था। क्या कुछ लिखा हुआ है,
कि आपको किसी बात की माफी। सेक्शन ने यहां कुछ नहीं कहा, समझे पॉइंट। तो इन दैट केस पर्टिकुलरली सर 29 तारीख को, दुनिया इधर की उधर, 29 तारीख तक तेरा 15 लाख रुपए सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक में क्या हो जाना चाहिए, डिपॉजिट हो जाना चाहिए। एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड एज एस्क्रो। एस्क्रो मतलब उसकी नेचर बता रहा हूं, स्पेशल पर्पस अकाउंट। अब यहां से ना एक अलग अमाउंट आ गई, यहीं से डिविडेंड बांटेंगे, अमाउंट खत्म हो जाएगी, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस अकाउंट। किसी वजह से खोला गया, वजह पूरी होने दो, जाने दो, खत्म। अपन ऐसे अकाउंट का करना क्या, मेरा मेरा कंपनी का मेन अकाउंट तो अलग है, ये तो एक स्पेशल पर्पस अकाउंट है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एस्क्रो। एस्क्रो अकाउंट्स, क्लियर। पढ़िए प्रोविजन। यस प्लीज जी। द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग, interim dividend देख फिर shall भी be क्लियर कर गया कि यहां पे मैं आपको बता दूं डिविडेंड मतलब एंटायर, उसके केस में भी यही प्रोविजन सेम चलेगी। शैल बी डिपॉजिटेड इन अ, कहां पे, स्केड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट अकाउंट विद इन 5 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। नेक्स्ट, और वही बात सर जो 100% गवर्नमेंट कंपनीज हैं, जो आपने ऊपर एक्सेप्शन लिखी थी ना, सेम नीचे, दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू अ गवर्नमेंट कंपनी इन विच एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, एंटायर 100%, एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय किसके द्वारा, सीजी, एसजी और बोर्ड। चलिए नेक्स्ट आओ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है नवंबर 18 का, फटाफट देखो। देन आगे अनपेड डिविडेंड अकाउंट, सेक्शन 124 शुरू करते हैं, जल्दी प्लीज। डू इट फास्ट। डू इट फास्ट। किस चीज के बारे में क्वेश्चन, ट्रांसफर टू, एंड दैट इज ऑप्शनल, दैट इज ऑप्शनल। एंड अगर तुम ट्रांसफर करोगे भी तो सच परसेंटेज एज द कंपनी में डीम फिट, जो भी कंपनी को सही लगे सर अपने लेवल पे खुद ही ट्रांसफर कर लो, हम इसके बारे में कोई प्रोविजन लिखकर नहीं। नाउ नेक्स्ट आओ जी 124 सेक्शन 124 विच डील्स विद द, नाम पढ़ो क्या लिखा हुआ है, unpaid अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक ऐसा स्पेशल अकाउंट, एक और अब नया अकाउंट ओपन होगा। वो टाइमलाइन याद रखना, वो टाइमलाइन याद रखना, अभी अभी क्या हुए थे, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 5 दिन के अंदर पैसा तुम्हें सेपरेट बैंक में रखना था। नॉलेज सेक्शन 127 में पढ़ोगे, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से, डेट ऑफ डिक्लेरेशन से 30 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा डिविडेंड ये सारा पे हो जाना चाहिए। 15 लाख था, 15 का 15 कायदे से तो खत्म होना चाहिए, डिक्लेयर हो चुका, लायबिलिटी है। आपने अभी तो कहा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो होंगे उनके बैंकर्स होंगे या जिनको वो कहेंगे, हम तो पे आउट कर देंगे कायदे से। तेरे क्या एस्क्रो अकाउंट में अगर सही चले, क्या वो तेरे स्पेशल पर्पस अकाउंट में कोई पैसा बचना चाहिए था, वो तो बटना बटना चाहिए था, ले जाओ, जिसका जितना जितना बनता है भाई ले जाओ। पर अगर सर कंपनी को पर्सन ही नहीं मिल रहा, हमने रिमाइंडर भेजे, इन दैट केस पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल, या किसी वजह से उनका डिस्प्यूट गोइंग ऑन है, मान लो ट्रांसफर ट्रांसमिशन का, कि इतने में उस पुराने शेयर होल्डर ने नए वाले को बेच दिए। अब ये चक्कर पड़ रहा है कि डिविडेंड दे किसको, पुराने वाले को दें या नए शेयर होल्डर को दें। इन वजह से, इन वजह से, या हमने लॉट ऑफ रिमाइंडर भेजे, बैंक अकाउंट हमारे पास अपडेट नहीं था, जिसमें फिजिकल शेयर्स के केस में कहूं, तभी तो आजकल हर फॉर्म में जब भी कंपनी आपसे फॉर्म भरवाती है तुमसे बैंक डिटेल्स लेती है ना, या इवन आजकल तो बैंक तक वेरीफाई भी करने लग गई कि तुम कल को तुम किसी बात का बहाना ना बना लो, हमें तो मिला नहीं। मैं सर अपनी ओर से तभी डीमैट में क्यों लेकर जा रहे हैं सारा सिस्टम, इसी वजह से लेके आ रहे हैं क्योंकि ये पुरानी प्रोविजंस हैं, बट ये थोड़ी खत्म हो गई, चल तो आज भी रही है। हमने बंदे को जी लॉट ऑफ रिमाइंडर भेजे या पर्सन के नाम पे डिविडेंड वारंट भेजा, उसको रिसीव ही नहीं हुआ, उल्टा मेरे पास वापस आ गया पर्सन नॉट फाउंड, पर्सन नॉट ट्रेसेबल। अब फिर तो मैं कहता तो मुसीबत खड़ी होगी यार। अब ऐसे डिविडेंड को, क्या पहली बात, क्या कंपनी वापस रख सकती है,
मान लो पर्सन मिला ही नहीं, क्या कंपनी वापस रख सकती है? मतलब ही नहीं। कंपनी की ओर से डिविडेंड का पैसा बटेगा ही बटेगा, चाहे शेयर होल्डर को, नहीं तो फिर जिसका कोई नहीं होता उसकी सरकार, उसके खाते में डाल दो, तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, कंपनी को वापस नहीं मिलेगा। कंपनी इस पैसे को हाथ भी नहीं लगा सकती, उल्टा संभालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने पास, क्या पता बंदा कब आ जाए, क्या पता मेंबर कब आ जाए ढूंढता ढूंढता। आज उसको मान लो नहीं पता लगा, कहीं ना कहीं रिमाइंडर मिल जाए, वो खोया हुआ पर्सन हमारे पास आ जाए, पर सर मेरे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना। मेरे को तो 30 दिन में सारा क्या करना था, पे आउट करना था। लॉ कहता सुनो, अगर 30 दिन में तुम उसको पे आउट नहीं कर पाए, अगर 30 डेज में उसको आप पे आउट नहीं कर पाए, पहले तो एक काम करो, उस अकाउंट को करो बंद। उस अकाउंट को मतलब वो जो डिविडेंड के लिए खुला था, उस अकाउंट को करो बंद। जितना बैलेंस उसमें पड़ा है, अनक्लेम्ड अनपेड, दो वर्ड, अनक्लेम्ड अनपेड। अनक्लेम्ड मतलब पर्सन नहीं मिला, लेने नहीं आया, मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या है, 4 बार तो रिमाइंडर भेज दिया। या अनपेड किसी वजह से कंपनी ने दिया। पहली बात, वो अकाउंट बंद करो, वो अकाउंट तो बंद करो। कहते फिर मैं उस पैसे का क्या करूं? उसको वहां से निकाल, एक सेपरेट बैंक अकाउंट और खोल, जिसका नाम क्या होगा, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। पर वो अकाउंट खत्म कर, वो 30 दिन की लाइफ वाला है, वो अकाउंट ही कितने दिन की लाइफ वाला है, 30 दिन। बट गया तो ठीक है, नहीं बटा वो फिर भी बंद होगा, वहां से उठाओ, कहां ले जाओ, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब इस अकाउंट का नाम ही क्या है, वर्ड पहला पढ़ के लिखा हुआ है अनपेड। और आपने अगर अब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन करे होंगे, फाइनल अकाउंट्स में अगर आपने कभी डील करा होगा, तो आपको अनपेड डिविडेंड ट्रायल के अंदर मिला होगा। उसका कारण, ये लायबिलिटी है। अनपेड का मतलब क्या है, मैंने पे नहीं करा, पर है तो लायबिलिटी है, तभी तुम उस अनपेड डिविडेंड को उठा के कहां लगते हो, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, अदर करंट लायबिलिटीज में या करंट लायबिलिटीज में। ये पॉइंट, पॉइंट नंबर 1 पहला, व्हेन इज ट्रांसफर रिक्वायर्ड, इफ अ डिविडेंड इज क्या हो चुका, बट इट रिमेन्स क्या है, अच्छा वर्ड दो है, अनपेड या क्या है, सिचुएशन कोई भी हो, पैसा तो यहीं रह गया, कोई भी हो, चाहे मैंने नहीं दिया, चाहे मैंने नहीं दिया, या सामने से बंदे ने नहीं मांगा, वट एवर, कंसिक्वेंस तो सेम ही है। फॉर कितने दिन के लिए, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स, मतलब एक चीज समझ आ रही है, वही टाइम फ्रेम अगर आगे बढ़ाएं, तेरे स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है। डिविडेंड कितने दिन में पे हो जाना चाहिए था, विद इन 30 डेज, कितने दिन में, अगर सही माने 5 + 25, अगर सही चले 5+, टोटलिटी तो 30 ही मिलेंगे। और 30 दिन चलेंगे कहां से, डेट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के सेम है। मैंने 5 दिन तो चला, ऐसा ना बैंक अकाउंट ओपन होगा, 1-2 दिन लग जाते हैं बैंक अकाउंट ओपन करने में, तो मैंने 5 दिन दिए थे कि पहले डिपॉजिट करवाओ और बांटना साथ के साथ शुरू करो। बट इस डेट तक जितना भी डिविडेंड है, इस डेट तक जितना भी डिविडेंड है, अच्छा 30 डेज है, आप 24 अगस्त बोली थी, 30 दिन काउंट करके दो, 30 डेज काउंट करके दो, अगली 24, 23, क्योंकि डेज बोले गए हैं तो डेज, मंथ बोला जाए सीधा उठा के अगला मंथ। अब यहां पे सर अगस्त में कितने दिन होते हैं जी, 31, 24 छोड़ दे, 24 तो लेना नहीं, 24 के बाद कितने दिन बचे, 7, टोटल 30 हैं, अगले महीने के 23। ये मैं यहां पे मैं डेट लिख रहा हूं, चलो मान ले ये कौन सी थी, 24 अगस्त, 25, 23 सितंबर 25 तक ये डिविडेंड यहां से पे हो जाना चाहिए। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, भाई साहब अपा ने जी 15 लाख रुपए बांटना था, 15 में से 13 लाख रुपए बट गया, बट 2 लाख रुपए रिमेनिंग क्या रहा, अनपेड, क्या रहा, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, पहले तो जो बट गया बढ़िया, जो बट गया बढ़िया, जो बचा यहां नहीं रखना,
यहां नहीं रखना, पहले तो ये अकाउंट बंद करवाओ। कहते फिर मैं इसको कहां लेके जाऊं? सुन, यहां से आगे, क्या बोल रहा हूं, यहां से आगे, यहां से मतलब 23 तारीख। कौन सी तारीख? ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा ऐसा, ऐसे नहीं हाइपोथेटिकली केस बना रहा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा ही डेट में उलझाएगा कि यहां से नेक्स्ट 7 डेज, कितना बोल रहा हूं, काउंट करो 7 दिन, 30 तारीख, कितनी? 30, फिर 23 नहीं आएगा सर, एज पर जर्नल क्लॉजेज एक्ट। मैं बोल रहा हूं यहां से, मतलब जो आज का दिन है वो इंक्लूड नहीं होता, नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज। तो पर्टिकुलरली वहां से 7 दिन कितने बनते हैं जी? 30 सितंबर नया बैंक अकाउंट खुलेगा, वही स्केड्यूल्ड बैंक, सेपरेट स्केड्यूल्ड बैंक। अब उस अकाउंट के ऊपर जो पट्टी लगेगी, नाम लगेगा, क्या लगेगा? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। एक बात, वो तो कब का डिक्लेयर्ड है? डिक्लेयर्ड है, रिमेनिंग अनपेड है, कंपनी की ओर से क्या है वो? प्योर लायबिलिटी। हम तो बंदा ढूंढ रहे हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं, आ जाओ भाई, किसका है ले जाओ, हम भी फ्री हूं, खत्म करें, हमारी बैलेंस शीट में तब तक अनपेड के नाम से पड़ा रहेगा, अनक्लेम्ड के नाम से पड़ा रहेगा। मैं तो खुद उस गुमनाम पर्सन को ढूंढता फिर रहा हूँ, कौन है ऐसा यार ये, जिसके चक्कर में मेरे को कंप्लायंस फालतू करने पड़ रहे हैं। अगर मान लो 15 का 15 बढ़ जाता, क्या कोई अनपेड डिविडेंड होता? तेरे चक्कर में मैं फालतू 124 के कंप्लायंस में पड़ गया, मेरे को क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छा भला काम चल रहा था, सारे के सारे मेंबर जब लेके जा रहे थे डिविडेंड, तू भी ले जाता भाई, मिला ही नहीं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, हाँ जी, वेयर टू ट्रांसफर, कहां ट्रांसफर करना है? द अमाउंट ऑफ अनपेड और अनक्लेम डिविडेंड शैल बी ट्रांसफर टू अ स्पेशल अकाउंट इन एनी scheduled bank and such account shall be called as unpaid dividend account. टाइम लिमिट फॉर ट्रांसफर क्या होगा? सच ट्रांसफर शैल बी मेड विद इन कितने में? 7 डेज फ्रॉम दी ऑफ द एक्सपायरी ऑफ। तेरे 30 दिन खत्म कब हुए थे? 23 सितंबर को, वहां से नेक्स्ट 7 डेज, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 30 तारीख तक पर्टिकुलरली आपका डिपॉजिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, सर फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ, क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड। नाउ इंटरेस्ट फॉर, क्या लिखा हुआ है? डिले ट्रांसफर। अब कई कंपनी ऐसी पक्की होती हैं, हमने 7 दिन दे दिए, फिर नहीं ओपन करवाया, फिर भी ओपन नहीं करवाया अकाउंट। अब इन दैट केस कहता मेरा कुछ नहीं जाएगा, जितने दिन डिले करोगे, मैंने लॉ ने कितने दिन दिए? लॉ ने कितने दिए? 7 दिन। 7 दिन में तुमने अगर डिपॉजिट नहीं करवाया, तो बेशक 10 दिन ले ले, 12 दिन ले ले, 15 दिन ले ले, जितना लेट करेगा ना, साथ में 12% पर एनम के हिसाब से जितने दिनों का ब्याज बनेगा, कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। कितनी अमाउंट थी? 2 लाख। कितनी थी? 2 लाख। 7 दिन में करवा दे, कोई ब्याज नहीं, 7 दिन में करवा दे, क्योंकि लॉ ने खुद कितना टाइम दिया? 7 डेज। पर अगर तूने डिले करा, डिले करने का मतलब 7 दिन के बाद, फिर एक काम करना, आने को अब जब मर्जी आ जा, पर साथ में 12% पर एनम के हिसाब से जितने दिनों का ब्याज बनता है, साथ में वो भी लेके आई। फिर कंपनी ना इस बहाने जल्दी करेगी, लेट नहीं करेगी। क्यों? उसको पता है कि मेरे के ऊपर क्या लगेगा? पैनल इंटरेस्ट लगेगा, 12% फालतू देना पड़ेगा। ये तो अमाउंट ही 2 लाख है, अगर 20 लाख हो, अगर 2 करोड़ हो, समझे ना? आप तो एग्जाम्पल ही बड़ी छोटी लेके चल रहे हैं कि अगर मान लो हैवी अमाउंट हो, तो 12% पर एनम दिनों के हिसाब से अगर निकालेंगे, फालतू में 20-50 हजार तो ऐसे ही चल जाएगा। ये इसीलिए लॉ ने सिस्टम बनाया कि तुम जल्दी से काम करो, 7 दिन थोड़े होते। ऐसा भी क्या बैंक अकाउंट ओपन करवाने को लग गया, आजकल 10 मिनट में बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है। दैट इज नेक्स्ट पढ़िए, सच इंटरेस्ट शेल एन्योर टू द, क्या लिखा हुआ है? बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट रिमेनिंग। और जितना भी इंटरेस्ट, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 लाख रुपए तो कौन था? 2 लाख रुपए कौन था? अनपेड डिविडेंड। साथ में 10 हजार ब्याज आ गया, साथ में 10 हजार क्या आ गया? ये कब आएगा? 7 डेज के, इन्होंने लेट कर दिया होगा, इन्होंने लेट कर दिया होगा, चलो मान लो 10 हजार ब्याज आ गया, उस अकाउंट में टोटल पैसे कितने पड़े? 2 10। 2 लाख तो मैं समझ रहा हूं कि जिसके जितने जितने बनते हैं, 40, 50, 30, 20, जिसके जितने बनते हैं। व्हाट अबाउट दिस 10,000? ये कैसे जाएगा? इन
प्रपोर्शन किस में जाएगा? ये 10,000 किसके ऊपर लगा? 2 लाख के ऊपर। 2 लाख में जिसका जितना जितना हिस्सा है, इंटरेस्ट का भी उतना उतना हिस्सा उन्हीं में बटेगा। कंपनी के पास वापस कुछ नहीं आएगा। बस आप एक चीज समझो, अगर एक अमाउंट डिक्लेयर हो चुकी है ना, ये अमाउंट आगे ही जाएगी, कंपनी के पास वापस कभी नहीं आएगी। कंपनी के पास वापस कभी नहीं आएगी। अब चाहे बेशक 10,000 का क्या लग गया, इंटरेस्ट लग गया, ये भी किसमें बटेगा? मेंबर्स। कहते हो बट कैसे बांटे? उस भाई साहब 2 लाख की कोई रेशियो तो होएगी जिन जिन का पेंडिंग है, वैसे 10,000 को बांट देना। किसी बंदे का मान ले एग्जाम्पल 50,000 बनता था, 2 लाख में से 50, 1/4 हो गया। 10,000 का 1/4 2500, अगले को 52,500 दे दियो जा। 52,500 कैसे? 50 तेरा डिविडेंड था, 2500 उसके ऊपर क्या बन गया? इंटरेस्ट। ले जाओ सर। पर कंपनी का कोई हक नहीं है 1 रुपए के ऊपर भी। ये आगे ही जाएगा, या तो मेंबर के पास, नहीं तो फाइनली किसके पास? सरकार के पास। ये वापस लौट कर कभी भी नहीं आएगा। आगे पढ़िए। सच इंटरेस्टेड हो गया, और स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल्स। हाँ जी। Statement containing details with विद रिस्पेक्ट टू unpaid अनपेड डिविडेंड टू बी प्लेस्ड ऑन, कहां पे? और अब जिन जिन लोगों का ये पैसा पेंडिंग है, तो भाई साहब एक डिटेल भी तो, एक लिस्ट भी तो बनानी पड़ेगी। और स्पेशली इस लिस्ट को आप कहाँ डालो? कंपनी की वेबसाइट पे डालो, या सीजी के द्वारा नोटिफाइड की गई वेबसाइट्स उन पे डालो, कि बंदा किसी बहाने हमारे पास आ तो जाए, कहीं से पता लग जाए। मान लो आप कह रहे हैं मेल पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, फोन पे कांटेक्ट नहीं हो रहा, शायद वो बंदा हमारी वेबसाइट देखता हो, हमने वेबसाइट पे लिस्ट डाल दी। समझना पॉइंट? जहां से अप्रोच हो सके, पर बनाना तो पड़ेगा ना। अब मैंने ये 2 लाख रुपए अलग निकाल के रख दिए, क्या उसका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करूंगा? ये 2 लाख किसका है, कौन पर्सन है, कहाँ का वो पर्सन है, कितनी अमाउंट उसकी बनती है, दैट इज स्टेटमेंट। और ये कंप्लायंस पढ़िए, विद इन क्या लिखा हुआ है? 90 डेज ऑफ transfer. ट्रांसफर। कब तक करना था? 70, दैट इज द मैक्सिमम, दैट इज द। मन करे ये नहीं पता, 23 तारीख को 30 दिन खत्म हुए, 25 को अगला अकाउंट ओपन भी हो गया, देन ये 90 डेज 25 से, समझे? वो 7 डेज जो थे वो क्या थे? मैक्सिमम। चल मान ले 30 तारीख को ओपन हुआ अनपेड डिविडेंड अकाउंट, फिर 30 तारीख से, अच्छा क्या लिखा हुआ वर्ड? डेज। डेज क्या लिखा हुआ है? फिर मंथ में जितने जितने दिन होते हैं सारे काउंट होंगे। मैं लिखने को यहाँ पे 3 महीने लिख देता, आसान था। मंथ मंथ मंथ, जितने भी दिन हो, जितने भी दिन हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? 90 डेज। ले कैलकुलेट करके बता। तेरा कौन है ये? 30 सितंबर था ना, यहां से 90 डेज, अक्टूबर के 31, आगे कौन? नवंबर के 30, 61, दिसंबर के 29, 29 दिसंबर तक ये लिस्ट बनकर रेडी हो जानी, और बनकर नहीं, वेबसाइट पे भी प्लेस्ड हो जानी चाहिए। पढ़िए। विद इन 90 डेज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड अकाउंट। हाँ जी। The company shall prepare a statement containing the names, their last known अच्छा, addresses. व्हाट डू लास्ट नॉन एड्रेस? ये क्यों मेंशन कर रहे हैं? मतलब लास्ट नॉन एड्रेस ही क्यों? अगर करंट एड्रेस पता होता, यहां तक अनपेड डिविडेंड में होता, फिर तो बंदा ट्रेस ही हो जाता। हम कहते नहीं, मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग जी लास्ट नॉन एड्रेस उसका ये था, पता नहीं अब कहां पे गुमनाम है, मोबाइल नंबर ही बंदा मान लो, या मेल आईडी चेंज कर दी। अरे बहुत पंगे पड़ते हैं। अगला कहता जी मेरा लास्ट नॉन ये एड्रेस था जी, अल्टीमेट, एंड द अमाउंट ऑफ क्या, Unpaid dividend. कितनी अमाउंट उसकी बनती है, एंड द कंपनी शैल प्लेस सच स्टेटमेंट ऑन द, कहां पे? वेबसाइट ऑफ द कंपनी, इफ एनी। इफ एनी मतलब अगर कंपनी की वेबसाइट है, आज के डेट में मोस्टली सबकी है, क्लियर, एंड ऑन सच अदर वेबसाइट एज मे बी अप्रूव्ड बाय द। पर हमारी तो कोशिश ये है कि बंदा किसी बहाने आ जाए, बट अपने आप को डिस्क्लोज करे और अपना पैसा भाई ले जाए। हम तो खामखा चक्करों में पड़े हुए हैं, लिस्टें बनानी पड़ रही हैं, इंटरेस्ट हमारे पे पड़ रहे हैं, सिर्फ किस वजह से? बंदा ट्रेसेबल नहीं। कितनी कोशिश कर ली, तभी ना आजकल कई कंपनीज ने ना बैंक वेरीफाई करने के लिए, या ये पता नहीं कहां पे देखा था, बैंक वेरीफाई करने के लिए 1 रुपए की ट्रांजेक्शन करवाते हैं, करवाते हैं ना।
उसका मेन कारण क्या है कि आपका अकाउंट वेरीफाइड है, कि अगर आपकी ओर से 1 रुपए की पेमेंट हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट करी है, वेरीफाई। मोबाइल ईमेल आईडी भी क्या करवाते हैं, वेरीफाई वाया ओटीपी, कि उस पर मेल जा रही है, कि उस पर ओटीपी जा रहा है, इफ जा रहा है तो वर्किंग है। देखो बाकी तुमने गलत एड्रेस दिया यार, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। कल को कंपनी पे तुम ब्लेम नहीं कर पाओगे, कंपनी पे ब्लेम नहीं कर पाओगे जी मुझे दिया ही नहीं गया। मेरे अकॉर्डिंग जो तेरा एड्रेस है उस पे मेल गई, मोबाइल नंबर पे एसएमएस गया, सब कुछ हुआ, अब तुम गलत एड्रेस दे रहे हो एंड ऑल कर रहे हो। मन करे तुमने मोबाइल ईमेल आईडी एंड ऑल वेरीफाई करवा के नंबर चेंज कर लिए, कंपनी को बताया ही नहीं, तो कंपनी तो उसी पे अपडेट करती रहेगी ना। ये पॉइंट्स, तो इसीलिए सारे प्रोसीजर मतलब चलने पड़ते हैं। नाउ पेमेंट फ्रॉम द, क्या लिखा हुआ है, Unpaid dividend. कोई पर्सन मान लो जी ऐसा गुमनाम चेहरा जिसको बुला बुला के थक गए, साला आया ही नहीं, अब सामने आ गया, आजा भाई तेरी वेट कर रहे हैं, तेरे जितने पैसे बनते हैं। अब तो उल्टा अलोंग विद इंटरेस्ट, जब तक मेरे पास भी पड़ा रहेगा। एक इंटरेस्ट था जो कंपनी देगी, वो कौन सा था, अगर वो 7 दिन से डिले करेंगे। एक इंटरेस्ट अब तक का, अकाउंट ओपन हो गया, ये 2 महीने बाद आया। कब आया, 2 महीने, 2 महीने भी तो पैसा पड़ा होगा, 2 महीने भी तो बैंक ने क्या दिया होगा, किसी तरह का। तो वट एवर बी द थिंग जो बनती है पर्टिकुलरली सर, आप सने अलोंग विद इंटरेस्ट इसको पे आउट करेंगे। पढ़िए, अ पर्सन हु क्लेम्स, हाँ जी, To be entitled to the unpaid dividend transferred to the unpaid dividend account मे अप्लाई टू द कंपनी, आप अप्लाई करो सर। हाँ बट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लिख कर देना पड़ेगा कि वो आपके पैसे हैं। क्योंकि अब थोड़ा प्रोसीजर वर्क हम भी करेंगे ना, कहाँ सामने से हम दे रहे थे पहले कि हाँ ये तेरा डिविडेंड है, अब तुझे अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई भी क्या, जस्ट फॉर्म ही भरना है सिंपल सा कि हाँ जी मेरे पैसे हैं फलाना है, जैसे साथ में प्रूफ लेकर आओ कि वो आपके ही शेयर्स थे, कहाँ रहे इतने दिन, क्यों नहीं मिले, ये सारी चीजें एक बार वेरिफिकेशन से हो जाएगी, ले जा पैसा। हमने तो वैसे ही नहीं रखना। कंपनी तो उल्टा तड़प रही है, किस बात को लेकर, इससे बढ़िया हम ही यूज कर लेते, पर कर नहीं सकते। या तो ये किसको जाएगा, मेंबर को, या किसको जाएगा, सरकार को, गवर्नमेंट को। हमें तो मिलना ही नहीं है, उल्टा ये तो परेशानी में बैठे हैं कि तेरे चक्कर में हमें कंप्लायंस ज्यादा करने पड़ेंगे उल्टा। आगे पढ़िए, सबसे बढ़िया पॉइंट, डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड, 2 पॉइंट्स आएंगे जी, एक ये और एक नीचे। डिविडेंड रिमेनिंग अनपेड इन द, कहां पे, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब बंदा सर इतना पक्का ढीठ, सामने वाला आया ही नहीं, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, और अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा पड़ा है, पर जब तक पड़ा रहेगा मेरी तो बैलेंस शीट में लटकता रहेगा, और लायबिलिटी साइड में मुझे हर बार दिखाना पड़ेगा। अच्छा जब भी ऑडिट होगा, ये भी है, जब भी ऑडिट होगा ऑडिटर भी बार बार पूछेगा वो आया नहीं जी, ये किसके पैसे हैं, ये फलाने के। मैं तो तंग आ गया, और करते 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 कितने साल हो गए, 7 साल। कितने साल हो गए, 7 इयर्स तक वो क्या रहा, अनपेड। फिर सरकार कहती, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कहती अब आप छोड़ो, जो अब तक नहीं आया आगे क्या आएगा, आप इसका जो पैसा बनता है अलोंग विद इंटरेस्ट सारा उठा के हमें ट्रांसफर कर दो इन द IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और नेचुरल इन्वेस्टर्स के रिलेटेड तो यही फंड है, यही अकाउंट है, कि आप एक काम करो जी, तुम्हारे पास तो आया नहीं, 7 साल हो गए, बथेरा तुमने बुला के देख लिया, वेबसाइट पे नोटिस तक डलवा दिया, अदर वेबसाइट्स तक भी तुम चले गए, पर्सन ट्रेसेबल नहीं हुआ, जो अब तक नहीं आया आगे क्या आएगा। इन दैट केस पैसा उठाओ, सारा का सारा हमें ट्रांसफर कर दो, और जब कभी अगर आ भी गया, अब तुम डील नहीं करोगे, उसको मेरे पास भेजना, मेरे से पैसे मांगने आए, फिर मैं दूंगा। हाँ मैं दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं, कि फिर मैं तसल्ली करा के दूंगा ना थोड़ी सी, कि तेरे को भाई मतलब इतने साल बुलाया करा फलाना, और कंपनी तेरे चक्कर में इतने दिक्कत में रही, संभाल पे रही कि चलो कब आएगा कब आएगा। इन दैट केस पैसा उठाओ आप एक बार के लिए हमें दे दो। और वैसे भी मैं भी कौन सा, सरकार भी तो कहां लगा रही है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, फिर सबके भले में जाएगा, सबके भले में जाएगा। दैट इज क्लियर। वेट, एनी मनी, पहले तो पढ़ो, एनी मनी ट्रांसफर टू द, कहां पे,
of a company which remains unpaid for 7 years. from the date of such transfer. ये वही है, जब से वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन हुआ था वहां से लेके 7 साल हो गए, अभी तक पैसा लेने आया नहीं। तो 2 लाख रुपए लोग आए ही नहीं। कहते इन दैट केस शैल बी ट्रांसफर टू द कंपनी टू, कौन से अकाउंट में? आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एंड इंटरेस्ट जो कुछ भी अगर उसके ऊपर एक्रूड हुआ होगा ऑन सच मनी शैल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू द, क्या लिखा हुआ है, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। सारा पैसा उठा के कहां पे डाल दो? सरकारी खाते में डाल दो। और उस अकाउंट का नाम क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन, आईईपीएफ शॉर्ट वर्ड, आईईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन। और साथ में हमें क्या बना के दो? डिटेल्स। क्यों? कारण अगर मेरे पास आ गया, मुझे भी तो पता हो भाई किसका पैसा है। कल को आगे रैंडमली कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा ये मेरे पैसे थे, और मेरे को पता ही नहीं है। कंपनी पे एक ड्यूटी लगाएगी, कहते जैसे तुमने पहले लिस्ट बनाई थी ना, एक और लिस्ट बना के दो कि जो तुम ये आईईपीएफ में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ये किनका पैसा है, ये किनका पैसा, ताकि कल को मेरे पास अगर कोई आ भी गया मैं लिस्ट में से वेरीफाई तो करूंगा। अल्लाह कहता जी सर आपके पास फलानी एक्स लिमिटेड का अनपेड डिविडेंड था, वो आपके पास आया था, मैं उनका शेयर होल्डर हूं, मेरा उसमें से हिस्सा है। मैं कह जी आपका नाम, कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट, कोई शेयर सर्टिफिकेट, कुछ तो होगा। मैंने नाम पढ़ा, लिस्ट में से वेरीफाई करा कि हाँ बंदे की इतनी अमाउंट बनती थी, इन दैट केस पूरी वेरिफिकेशन करके फिर दूंगा पैसा। अब ये थोड़ी आईईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया, सरकार को खुद नहीं पता ये पैसा किसका है। पढ़िए, when making a transfer to the fund, हाँ जी, The company shall furnish to the authority administrating the said fund जो भी उस फंड को एडमिनिस्टर कर रही है उस अथॉरिटी को एक स्टेटमेंट बनाकर देगी कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ट्रांसफर टू द फंड। नाउ अब सर ये तो था कल्ला अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड जो 7 ईयर्स के लिए क्या था? पेंडिंग। pending. अभी तक आपने सरकार को क्या दिया था? सिर्फ डिविडेंड। क्या दिया था? उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड। शेयर्स आज भी किसके नाम पे थे? पर्सन, उसी पर्सन के नाम पे थे। अब पढ़ो वर्ड क्या लिखा हुआ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ फंड। यहां पे एक वर्ड दिया गया कि अगर वो पर्सन 7, क्या लिखा हुआ है देखो, कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव मींस कई बार ऐसा होता है किसी साल बीच में आ गया। डिविडेंड के मामले में कुछ भी हो सकता है, मान लो किसी ईयर का पेंडिंग है उसका, किसी ईयर का नहीं पेंडिंग है, कभी आ गया ले गया कर गया, फिर तो ऊपर वाला पॉइंट सिर्फ फिर डिविडेंड ट्रांसफर होंगे सिर्फ। बट कोई बंदा 7 साल लगातार हो चुके उसके बाद से कंपनी में कभी आया ही नहीं और डिविडेंड भी उसका पेंडिंग है, अनक्लेम्ड है, अनपेड है, सरकार कहती है काम करो इसकी पोर्टली से सारी बांधो, जो भी इसका शेयर है, जो भी इसके डिपॉजिट्स मतलब डिविडेंड है, कोई इंटरेस्ट है, सारा कुछ उठा के किसके नाम पे दे दो? आई। जब इनका सब कुछ छीन लेंगे ना ये अपने आप ही वापस आएंगे। और जब कोई है ही नहीं पर्सन, किसी को तो बेनिफिट मिले, एंड किसी को मतलब क्या है? सरकारी खाते में डाल दो, सबके बेनिफिट में जाएगा। इसको ज्यादा दिक्कत होएगी जिस दिन इसको याद आएगा, होश आएगा, मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। और लिस्ट तुमने दी तो है, लिस्ट तुमने दी तो है, मेरे पास आ जाएगा। पर तब तक अगर 7 लगातार, वर्ड बोल रहा हूं 7 लगातार कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव होना चाहिए तो शेयर जाते हैं, अदरवाइज सिर्फ डिविडेंड, अदरवाइज सिर्फ डिविडेंड। जैसे पढ़िए, ऑल सच शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड हैज नॉट बीन or claimed for 7 consecutive years shall be transferred by the company in the name of, here fund means IEP, जहां भी कंपनीज एक्ट में मोस्टली फंड मींस IEPF। at the time of such transfer of shares the company shall also file a statement containing the prescribed, वो तो लिस्ट तो देनी पड़ेगी। सरकार को क्या सपने आ रहे हैं किसके शेयर्स हैं? लिस्ट तो आपको साथ में देनी पड़ेगी। आगे, इन केस एनी डिविडेंड इज पेड और क्लेम्ड फॉर एनी, जैसे वो कभी बीच में आ गया डिविडेंड ले गया फिर गायब हो गया, पर आ तो गया ना, फिर उन्हें चेन ब्रेक कर दी। यहां वर्ड क्या था? 7 कंसेक्यूटिव। देन द शेयर शैल नॉट बी, क्या लिखा हुआ है? Transfer. फिर शेयर ट्रांसफर नहीं। मतलब मैं तुमसे 2 चीजें पूछ रहा हूं,
आईईपीएफ में क्या क्या ट्रांसफर होगा? एक तो Dividend. एक Shares. यहाँ डिविडेंड क्या क्या है? 7 Years के लिए unpaid. ईयर्स के लिए वो क्या है? Unpaid. बट यहाँ पे 7 क्या लिखा हुआ है? कंसेक्यूटिव, लगातार लगातार 7 साल अगर वो नहीं आया तो अल्टीमेटली शेयर्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर अल्टीमेट उसको जाना ही डायरेक्टली किसके पास पड़ेगा? पर राइट टू क्लेम दा क्या लिखा हुआ है? Transfer. सर क्या उस पर्सन के पास, जिसके भी होंगे, क्या उसके पास कोई राइट है टू क्लेम द शेयर्स? यस। पर अब की बार कंपनी के पास मत जाना, क्योंकि कंपनी तो वो डिविडेंड कहाँ ट्रांसफर कर चुकी? अच्छा, डिविडेंड मन करे शेयर्स भी कहाँ ट्रांसफर कर चुकी? अब सर वो अथॉरिटी के पास जाओ, मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। अथॉरिटी के पास आपको जाना पड़ेगा। पढ़िए, एनी पर्सन हु क्लेम्स सच शेयर्स, हाँ जी, Such shares as have been transferred to the fund हाँ shall be entitled to claim the transfer of shares हाँ, from the मैं कौन fund. सा मुकर रहा हूँ? सरकार कौन सा कह रही है मुड़ के कभी आपको वापस नहीं देंगे? देंगे, पर वैलिड लिया, हमारे पास अप्लाई कर, हम वेरिफिकेशन करेंगे, लिस्ट हमारे पास कंपनी की आई हुई है, तेरा नाम चेक करेंगे, और हाँ साथ में कोई सर्टिफिकेट वगैरह को प्रूफ वगैरह लेकर आना कि ये तेरी है। समझे ना पॉइंट? ऐसे थोड़ी हाँ मैं मिस्टर डी हूँ, ये मेरे शेयर है। कोई शेयर सर्टिफिकेट होगा, कोई लेटर ऑफ अलॉटमेंट होगा, कुछ तो होगा प्रूफ तेरे पास कि ये तेरे शेयर्स हैं, लेकर आ, जो तेरा डिविडेंड बनता देंगे और सने इंटरेस्ट देंगे। और बोल, हमने थोड़ी रखने पैसे, ये वैसे भी तो सरकारी फंड है, लोगों का, आपका इन्वेस्टर्स का फंड है, तेरे पैसे बनते होंगे भाई, ले ले, हमने कब मना करा? पर पहले तुम 7 साल आए ही नहीं, तो जो उसके रिजल्टिंग बेनिफिट्स थे, इवन शेयर्स थे, डिविडेंड भी था, सारा किसने ले लिया था? आईपीएफ। ये भी तो तुम लोगों का ही है, प्रूव कर दे कि तेरे पैसे हैं, लिस्ट में से नाम वेरीफाई कर लूंगा, ले ले वापस, मैंने कब मना करा? और पनिशमेंट फॉर द लास्ट वर्ड पढ़िए, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रमेशन। इफ अ कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन, ये ऊपर दी गई जितनी रिक्वायरमेंट्स है, पूरे सेक्शन की पेनल्टी है, ध्यान रखना, ये पूरे 124 की पेनल्टी है, सिर्फ 124 की, पूरे चैप्टर की नहीं। पढ़िए, सच कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 1 लाख। इसको पढ़ना कैसे? कंपनी पे वन टाइम पेनल्टी 1 लाख, एंड अगर कॉन्टिन्यूइंग फेलियर है, अभी भी सही नहीं कर रहे उसको, अभी भी फेलियर चल रहा है, एंड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर विद द फर्दर पेनल्टी ऑफ रुपीज, फिर लगनी शुरू हो जाती है पर डे। पर डे भी कितनी? 500, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितनी? 10 लाख। मतलब वन टाइम ब्रीच तो हो ही गया, ब्रीच तो हो ही गया, पर अभी भी तो अकल को हाथ लगाओ, किसको सही कर लो। पहली बार अगर फॉल्ट करोगे कितना लगा? 1 लाख, सही अभी भी नहीं करा। 500 रुपए पर डे से मीटर स्टार्ट हो जाएगा, जब तक सही नहीं करोगे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 10 लाख। आगे, एंड एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ऑफिसर ऑफ द कंपनी मींस कोई डायरेक्टर्स, कंसर्न्ड पर्सन जिसकी ये ड्यूटी थी, जिसका ये कंप्लायंस करना बनता था, दैट इज हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू, वही वन टाइम कितनी? 25,000, और मैक्सिमम मतलब पर डे कितना सर? 100 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना सर? 2 लाख। इसको अगर तो पैराग्राफ वाइज पढ़ोगे फिर पेनल्टी मुश्किल है, सीधी सी वर्ड। 124 का नॉन कंप्लायंस करा, पेनल्टी किस किस पे? कंपनी पे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे। कंपनी पे वन टाइम 1 लाख, कॉन्टिन्यूइंग फेलियर होगा 500 रुपए पर डे से लेके सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 लाख। वही ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे वन टाइम 25,000, एंड 100 पर डे से लेके सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख। ये भी मतलब हम बार बार कोशिश करेंगे, पेनल्टीज भी क्यों याद करनी पड़ती हैं? वैसे तो मैं करवाता ही मेन सेक्शंस की हूँ ज्यादातर, क्योंकि लास्ट में जाके तो सारा मिक्सअप हो जाता है कौन से सेक्शन में, क्योंकि यहाँ तो हर सेक्शन में पेनल्टी आएगी, समझे ना। पर मेन की तो मैं बार बार सुनता हूँ, लिखवाता हूँ कि इसको याद रखना, क्यों? वो भी एमसीक्यू। और आजकल तो डिस्क्रिप्टिव में पूछने लग गए कि पेनल्टी बताओ जी क्या होगी, इंप्रिजनमेंट कितनी हुई, तो हमें थोड़ी वेटेज देनी पड़ी। नहीं अदरवाइज अगर मैं अपने टाइम की बात करूं, पढ़ते टाइम पेनल्टी पे इतना गौर करते ही थे। हाँ, जो मेन सेक्शन है, जो पता है कि ये पूछेगा पेनल्टी, वो याद रखो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं आपको मोस्टली लॉ में सब जगह बताता रहूंगा कि ये पेनल्टी आपने याद करनी है, समझा पॉइंट? अब ये वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 124 का नॉन कंप्लायंस है, इस चैप्टर में है ही 2 पेनल्टीज है, एक ये वाली, एक 127 कि कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, दोनों ही मेन है, बस 2 पेनल्टीज हैं। हुआ क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ जी, क्या डाउट था आपका?
तभी कह रहा था वेट, कि सुनो पहले, आपको काफी चीजें मेरी नेक्स्ट लाइंस में मिल जाएंगी। क्लियर? सो ये हमने आज दो सेक्शंस कवर करे हैं जी, 123 एंड 124। सो कल भी कंटेंट आपका थोड़ा अब कोई वेट वाला सिस्टम नहीं होगा, समझो इस चीज को। लेक्चर्स ऑलरेडी प्लान्ड है, पहले दो लेक्चर आपको बिल्कुल नॉर्मल लगे होंगे, आज वाले में थोड़ा भारी भरकम सा लगा होगा। अब वन बाय डे लेक्चर्स अपने प्रॉपर वे से ही चलेंगे, सिलेबस फोकस्ड। क्लियर? सो ये दो सेक्शंस कल पढ़कर आना, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे घर पे जाके दोबारा एक बार देखना, दो क्वेश्चंस आपका करे थे। क्लियर? देन आफ्टर दैट है तो दो तीन सेक्शन ही है, करने के बाद मॉड्यूल में से जिनके आ गए बहुत बढ़िया, जिनके नहीं आए पीडीएफ शेयर कर लेंगे, बट साथ के साथ चैप्टर क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। नहीं, स्कैनर तो है हमारे पास, आजकल में आ ही जाएगा स्कैनर, स्कैनर भी आप लोगों को साथ के साथ देकर कंसेप्ट खत्म करेंगे। क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स अ लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।